ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो बेटा जी कल अपन उष्मा स्थानांतरण वाला चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर दिया था। उष्मा स्थानांतरण में बेटा अपन ने 3 प्रकार की विधियां पढ़ी थी, 3 प्रकार की विधियां। उष्मा स्थानांतरण में बेटा अपन ने 3 प्रकार की विधियां पढ़ी थी। चालन पढ़ा, संवहन पढ़ा, विकिरण पढ़ा। बेटा अपन ने बताया था कि चालन किन में होता है? ठोसों में होता है। चालन किन में होता है? ठोसों में। संवहन किन में होता है बेटा? द्रव में होता है, द्रव और गैस में। और बेटा विकिरण, विकिरण के लिए किसी प्रकार के कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण के लिए किसी प्रकार के कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बेटा चालन में मेनली अपन ने 5 फॉर्मूले पढ़े थे, 5 फॉर्मूले। ऐसे बेटा अगर विकिरण की बात करूं तो विकिरण में मेनली बेटा अपन ने 4 फॉर्मूले पढ़े, 4 फॉर्मूले। विकिरण में कितने फॉर्मूले पढ़े बेटा अपन ने? 4 फॉर्मूले। स्टीफन बोल्ट्जमान के तो 2 फॉर्मूले पढ़े। स्टीफन बोल्ट्जमान के 2 फॉर्मूले तो बेटा स्टीफन बोल्ट्जमान के पढ़े अपन ने, 2 फॉर्मूले, 2 सूत्र तो स्टीफन बोल्ट्जमान के। उष्मा हानि की दर और बेटा ताप ह्रास की दर, ताप हानि की दर, जिसको शीतलन की दर भी बोलते हैं। उष्मा हानि की दर क्या होती है बेटा? सिग्मा ई आर ए टी की घात 4 माइनस टी नॉट की घात 4। और बेटा अगर शीतलन की दर आए तो इस उष्मा हानि के दर के फॉर्मूले में अपोन में क्या और लगा देते हैं? एमएस और लगा देते हैं, एमएस। फिर बेटा अपन ने न्यूटन का शीतलन का नियम पढ़ा, न्यूटन का शीतलन का नियम। न्यूटन के शीतलन के नियम में बेटा अपन ने एवरेज टर्म में फॉर्मूला लिखा था, T1 माइनस T2 अपॉन स्मॉल t बराबर के ब्रैकेट के अंदर T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी नॉट। वस्तु का औसत ताप माइनस टी नॉट, पढ़ा था बेटा ये वाला फॉर्मूला। और फिर बेटा वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम, वीन के विस्थापन नियम में अपन ने बोला लेमडा मैक्सिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होगा। लेमडा मैक्सिमम इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा मैक्सिमम इक्वल टू बी अपॉन टी होगा। यहां तक की सब बातें याद आ रही क्या बेटा तुम्हें? यहां तक की सब बातें याद आ रही क्या तुम्हें? अब बेटा इसके बाद में स्टार्ट कर रहे हैं केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। गैसों का अणुगति सिद्धांत एवं उष्मा गति की, गैसों का अणुगति सिद्धांत एवं उष्मा गति की, गैसों का अणुगति सिद्धांत, गैसों का अणुगति सिद्धांत एवं उष्मा गति की। गैसों का अणुगति सिद्धांत एवं उष्मा गति की। बेटा ये चैप्टर मान के चलिए आप, इस चैप्टर को अपन सैटरडे तक कंप्लीट कर देंगे, ये मान के चलिए। आज क्या है? थर्सडे है ना आज, तो थर्सडे तो आज ये फ्राइडे सैटरडे, यहाँ 3 दिन मान लीजिए, 3 या मंडे को कंप्लीट हो जाएगा, 3 या 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा मतलब। लास्ट नहीं है बेटा, इसके बाद एक चैप्टर और है अभी तो जो मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा कैलोरीमिति वाला, थर्मल का 3rd नंबर वाला चैप्टर है। ठीक है बेटा जी, अब स्टार्ट करते हैं अपन। सारी बातचीत हो चुकी है, लगभग सब बच्चे आ चुके हैं बेटा, अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन, है ना, क्लास स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, डन है, क्लास स्टार्ट करूं अब। ये कल का भी हो चुका है, आज जो नया चैप्टर पढ़ने वाले वो नाम मैंने लिख दिया है ना। चैप्टर सैटरडे या मंडे को कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा कैलोरीमिति वाला, है ना। तो बेटा अब स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना अपन, है ना। सुनिएगा बेटा जी मेरी बात को, सुनिएगा, है ना। तो बेटा सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूले की, नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या।
मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। लेकिन बेटा अगर तुम्हें कुल द्रव्यमान नहीं देखे, कुल अणुओं की संख्या दी जाए, तो कुल अणुओं की संख्या अपॉन क्या होता है बेटा? एन नॉट। कुल अणुओं की संख्या अपॉन क्या होता है बेटा? एन नॉट। और बेटा एक लास्ट लिखा जाता है v बाई 22.4, v अपॉन 22.4। ये नंबर ऑफ मोल है बेटा, मोलों की संख्या का फॉर्मूला है। किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। बेटा मोलों की संख्या का है फॉर्मूला सभी जानते हो क्या? बेटा ये वाला तो सबके लिए वैलिड होता है, m बाई एम डब्ल्यू सबके लिए वैलिड है। चाहे तुम हाइड्रोजन के लिए लिखो, चाहे तुम नाइट्रोजन के लिए लिखो, चाहे तुम H2O के लिए लिखो, चाहे तुम नमक के लिए लिखो, चाहे तुम चीनी के लिए लिखो, चाहे तुम पत्थर के लिए लिखो, सबके लिए वैलिड है m बाई एम डब्ल्यू। ऐसे बेटा n बाई एन नोट भी सबके लिए वैलिड है। लेकिन बेटा जो ये v बाई 22.4 है, v बाई 22.4, ये जो v बाई 22.4 वाला फॉर्मूला है बेटा, ये केवल किसके लिए होता है? ओनली फॉर आदर्श गैस, ओनली फॉर आइडियल गैस, ओनली फॉर आइडियल गैस। केवल और केवल किसके लिए होगा बेटा? आदर्श गैस के लिए। केवल और केवल किसके लिए होगा? आदर्श गैस के लिए होगा। v बाई 22.4 केवल और केवल किसके लिए होता है? आदर्श गैस के लिए। डन बेटा जी, है ना। आप थोड़ी बहुत मोल की कैलकुलेशन समझते हैं, अपन मोल की कैलकुलेशन समझते हैं, है ना। मोल की कैलकुलेशन क्या होती है ना। उसके लिए एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं तुम्हें बेटा, तो सुनना मेरी बात को। जैसे मैं तुमसे बोल दूं बेटा कि हाइड्रोजन कितना दिया तुम्हें? 4 ग्राम। 4 ग्राम हाइड्रोजन में मोलों की संख्या व अणुओं की संख्या। 4 ग्राम हाइड्रोजन में मोलों की संख्या व अणुओं की संख्या। 4 ग्राम हाइड्रोजन में बेटा सबसे पहले मोलों की संख्या लिखूंगा, तो मुझे द्रव्यमान दिया गया है। आपकी बार द्रव्यमान दिया गया है तो किससे करूंगा बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। 4 ग्राम अपॉन मोलर मास की जगह कितना लिख दूंगा बेटा? 2 ग्राम। कितने आ जाएंगे बेटा? 2 मोल आ जाएंगे क्या? देखो 2 मोल बेटा, 2 मोल आएंगे क्या? देखो 2 मोल आएंगे क्या? अणुओं की संख्या बताओ बेटा। अगर तुम्हारे पास मोल आ चुके हैं, मोल तुम्हारे पास आ चुकी है, अणुओं की संख्या तुम्हें पता करनी है, तो म्यू की जगह 2 लिख दीजिए, 2 बाई एन नोट कर दीजिए। यहां से n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 2 एन नोट आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 2 एन नोट। अणुओं की संख्या कितनी आ गई बेटा? 2 एन नोट। 2 गुणा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये अणुओं की संख्या आ गई। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? यहां तक कोई दिक्कत है क्या बेटा किसी को? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। कोई लोचे वाली बात नहीं ना भाई? क्लियर है यहां तक बेटा जी? क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए बेटा। मोल की संख्या की कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। डन। अच्छा बेटा मेरी बात को सुनना। अब अपन डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन पे आते हैं, है ना। सुनना मेरी बात को बेटा। एक मोल में अणु की संख्या, अगर मोल 1 लिखता तो अणु की संख्या कितनी आती? एन नोट आती क्या? केवल एन नोट। जैसे 2 मोल लिखे तो अणु की संख्या कितनी आई? 2 एन नोट। ऐसे मोल 1 होता तो अणु की संख्या कितनी आती? एन नोट आती। केवल एन नोट संख्या आती क्या एक मोल में? एक मोल में अणु की संख्या कितनी आती? एन नोट। अरे भाई मोल 1 होता तो यहां पर 2 की जगह 1 लिख देते। अणुओं की संख्या पता करनी है तो एन नोट को इधर भेज देते। 1 गुणा एन नोट कितना आ जाता? एन नोट आ जाता। आता नहीं आता भाई? बोलो ना, एन नोट आ जाता ना। इसका मतलब मोल बेटा एक दर्जन की तरह की क्वांटिटी है, दर्जन की तरह का फिगर है। जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, जिसे मालूम मैं बोलूं 1 दर्जन, तो दर्जन का मतलब बेटा कोई क्वांटिटी बताने वाली चीज है, क्वांटिटी। ऐसे मोल भी क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं। जैसे द्रव्यमान क्या क्वांटिटी किससे बताई जा सकती है? गैस की क्वांटिटी बताने के तरीके हैं बेटा ये। जैसे मैं गैस का द्रव्यमान दे दूं तो मैं गैस की क्वांटिटी बता रहा हूं, मात्रा बता रहा हूं गैस की। मैं गैस के अणुओं की संख्या दे दूं मतलब गैस की मात्रा बता रहा हूं मैं गैस के मोलों की संख्या दे दूं मतलब मात्रा बता रहा हूं मैं गैस की, कि गैस की मात्रा कितनी है।
तो जिसे बेटा अपन बोलते हैं, जिसे अपन बोलते हैं कि एक दर्जन में 12 यूनिट होती है, एक दर्जन में 12 संख्याएं होती है, एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है। वैसे बेटा एक मोल में कितने अणु होते हैं? एक मोल में कितने अणु होते हैं? एन नोट, बहुत सारे अणु, 6 गुणा 10 की घात 23। अच्छा सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को। मैंने बोला 4 ग्राम हाइड्रोजन, मैंने बोला 4 ग्राम हाइड्रोजन। सुनना बेटा मेरी बात को, मैंने बोला 4 ग्राम हाइड्रोजन। 4 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब कितनी मोल हाइड्रोजन आई? 2 मोल हाइड्रोजन आई, नहीं आई? 2 मोल हाइड्रोजन। 4 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब कितनी मोल? 2 मोल हाइड्रोजन। इसका मतलब 2 मोल हाइड्रोजन का मतलब बेटा ऐसे मत समझ लेना कि केवल 1s2 1s2 2s2 है, ऐसा मत समझ लेना। 2 मोल हाइड्रोजन का मतलब केवल 2h2 मत समझ लेना, 2h2 मत समझ लेना। अगर मैं बोल रहा हूं 4 ग्राम हाइड्रोजन, इसका मतलब 2 मोल हाइड्रोजन, तो बेटा 2 मोल में H2 कितने दिखेंगे मुझे? 12 गुणा 10 की घात 23, बहुत सारे H2 दिखेंगे, बहुत सारे H2। ऐसे 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब कितना? 1 मोल हाइड्रोजन। 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब 1 H2 नहीं है बेटा, 1 H2 नहीं है, ये 2 ग्राम हाइड्रोजन है, केवल 2 ग्राम हाइड्रोजन ली तुमने, 2 ग्राम हाइड्रोजन, केवल 1 मोल हाइड्रोजन। उस 2 ग्राम हाइड्रोजन में तुम्हें केवल 1 H2 नहीं, बहुत सारे H2 दिखेंगे, बहुत सारे H2 के मॉलिक्यूल, बहुत सारे, कितने? 6 गुणा 10 की घात 23 दिखेंगे। ऐसे 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, इसका मतलब 1 मोल, तो इसका मतलब 1 O2 नहीं है बेटा, 6 गुणा 10 की घात 23 O2 है। 32 ग्राम ऑक्सीजन लोगे तो उससे तुम्हें O2 के कितने अणु दिखेंगे? 6 गुणा 10 की घात 23। क्लियर रहेगी बात मेरी? अच्छा मुझे यह बताओ कि अगर मैं तुमसे बोलूं 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो ये कितने अणु का द्रव्यमान है बेटा? 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने अणु का द्रव्यमान है? ये 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने अणु का द्रव्यमान है? ये 1 अणु का द्रव्यमान नहीं है, 1 अणु का द्रव्यमान नहीं है, ये बहुत सारे अणु का द्रव्यमान मिलकर 2 ग्राम होता है केवल। बहुत सारे 10 की घात 23 अणु मिलेंगे तब जाके 2 ग्राम हाइड्रोजन होगी केवल। समझिए हो क्या मेरी कैलकुलेशन, मेरी बातों को समझिए हो क्या? तुम समझिए हो क्या मेरी बातों को? समझिए हो क्या मेरी बातों को? बातें जो मैं कर रहा हूं तुम्हें समझ में तो आ रही है भाई? आगे चलूं अब। आदर्श गैस समीकरण बेटा सबसे फर्स्ट नंबर वाली फॉर्म जो मैं जानता हूं, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। हाँ सही सही लिख रहे हो अमन, सही लिख रहे हो तुम, सही लिख रहे हो। पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। अच्छा बेटा ये जो आदर्श गैस समीकरण है, इसमें जो गैस की मात्रा दी जा रही है ये किसकी फॉर्म में दी गई है? मोलों की फॉर्म में। इस आदर्श गैस समीकरण में गैस की मात्रा मोल की संख्या के रूप में बताई जा रही है। इस आदर्श गैस समीकरण में मोलों की संख्या या गैस की मात्रा मोलों की संख्या के रूप में बताई गई है। बेटा इसी आदर्श गैस समीकरण को मैं दूसरी फॉर्म में भी चेंज कर सकता हूं, जहां गैस की मात्रा द्रव्यमान के रूप में बताई जाए, जहां गैस की संख्या, गैस की मात्रा अणु की संख्या के रूप में बताई जाए। अगर मैं चाहता हूं कि गैस की मात्रा मोलों की संख्या के रूप में ना होकर बेटा द्रव्यमान के रूप में हो, गैस की मात्रा द्रव्यमान के रूप में हो, तो बेटा क्या म्यू की जगह m बाई एम डब्ल्यू लिख सकता हूं क्या? देखो बेटा म्यू की जगह m बाई एम डब्ल्यू आ जाएगा क्या बेटा? इसमें बुरा मानने वाली क्या ही बात है? देखो पी वी इज इक्वल टू m बाई एम डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बेटा? आर टी। ये क्या मास वाली फॉर्म आ जाएगी क्या बेटा? मास वाली फॉर्म। देखिए बेटा जी मास वाली फॉर्म आ जाएगी क्या है?
अच्छा बेटा मेरे से बोले कि गैस का द्रव्यमान का भी जिक्र नहीं किया, गैस के मोलों का भी जिक्र नहीं किया, बल्कि गैस के घनत्व का जिक्र किया, तो क्या बेटा इस समीकरण को मैं गैस के घनत्व के रूप में भी बदल सकता हूं क्या? गैस के घनत्व के रूप में भी बदल सकता हूं क्या इसको? तो बेटा गैस के घनत्व के रूप में P इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? P इज इक्वल टू क्या लिखोगे? M बाई V, और क्या लिखोगे बेटा? RT अपॉन MW। इस वॉल्यूम को अपॉन में भेज दिया बेटा, वॉल्यूम को अपॉन में भेज दिया, MW को थोड़ा इधर खिसका दिया, देखो V को अपॉन में भेज दिया, आयतन को अपॉन में भेज दिया। यहां से बेटा द्रव्यमान अपॉन आयतन, ये गैस का घनत्व बनेगा क्या? गैस का घनत्व रो। इस रो को वापस अपॉन में भेज रहा हूं बेटा, P बाई रो इज इक्वल टू क्या बेटा? RT अपॉन MW। क्या होता है? RT अपॉन MW, या फिर क्या होता है? स्मॉल KT बाई स्मॉल m। ये स्मॉल KT बाई स्मॉल m कहां से आया अभी देखते हैं बेटा, है ना? स्मॉल KT बाई स्मॉल m कैसे आया अभी देखते हैं। लेकिन P बाई रो इज इक्वल टू RT अपॉन MW, यहां तक तो ठीक है क्या मामला? देखो बेटा 3 फॉर्म पढ़ चुका हूं। अगर गैस के मोलों का जिक्र किया जाए, गैस के मोलों का जिक्र किया जाए, 2 मोल हाइड्रोजन, 4 मोल हाइड्रोजन, 5 मोल नाइट्रोजन, 10 मोल ऑक्सीजन, ऐसे मोलों का जिक्र कर रखा हो तो बेटा ये वाली फॉर्म काम मिलेंगे। और बेटा द्रव्यमान का जिक्र करें, 10 केजी गैस, 5 केजी गैस, 4 केजी गैस, द्रव्यमान का जिक्र करे तो बेटा द्रव्यमान वाली फॉर्म काम मिलेंगे। बेटा घनत्व का जिक्र करे, घनत्व का केजी पर मीटर क्यूब, दिस मीटर क्यूब वगैरह वगैरह, अगर बेटा ऐसी बातों का जिक्र करे तो बेटा P बाई रो इज इक्वल टू RT अपॉन MW से गैस किसका जिक्र किया जा रहा है? गैस के मोलों का जिक्र किया जा रहा है, या फिर गैस के द्रव्यमान का जिक्र किया जा रहा है, या फिर गैस के घनत्व का जिक्र किया जा रहा है, तो उस हिसाब से बेटा सुटेबल फॉर्म चूज करके उससे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बेटा ऐसे एक अणुओं की संख्या वाली फॉर्म भी होती है। अगर म्यू की जगह क्या लिख दिया जाए? म्यू की जगह क्या लिख दिया जाए? N बाई N नोट भी लिखा जा सकता है क्या? देखो बेटा जी N बाई N नोट, म्यू की जगह N बाई N नोट लिख सकते हो क्या? अच्छा म्यू की जगह अगर N बाई N नोट लिखोगे तो PV इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? N बाई N नोट, और क्या आ जाएगा बेटा? RT। मैं जानता हूं बेटा R जो है, R भी एक गैस कांस्टेंट है। R को क्या बोला जाता है? R की वैल्यू भी फिक्स है बेटा, R की वैल्यू भी फिक्स है। R की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 8.314, 8.314। और बेटा N नोट की वैल्यू भी फिक्स है। बेटा अगर 2 फिक्स वैल्यू को मैं डिवाइड करूं तो क्या इनका डिवीजन भी एक फिक्स वैल्यू आएगा क्या? एक कांस्टेंट आएगा क्या? R भी कांस्टेंट, N नोट भी कांस्टेंट, दोनों को डिवाइड करूंगा नया कांस्टेंट बन जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा? PV इज इक्वल टू N, और बेटा क्या आ जाएगा? KT, NKT। यहां से बेटा N लिखोगे तो N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? PV बाई KT। N इज इक्वल टू PV बाई KT। बेटा तुम्हारी इच्छा उस फॉर्म में याद रखिए, चाहे इस वाली फॉर्म में याद रखिए या फिर इस वाली फॉर्म में याद रखिए, जो तुम्हारे लिए सुटेबल हो, जिस फॉर्म में तुमने पहले याद कर रखा हो उसी फॉर्म में याद रखिए। PV इज इक्वल टू NKT तो PV इज इक्वल टू NKT याद रखिए। N इज इक्वल टू PV बाई KT याद कर रखा हो पहले कभी कहीं तो N इज इक्वल टू PV बाई KT याद रखिए, जो तुम्हारी जुबान पे चढ़ा हुआ हो, है ना। और किसी की जुबान पे नहीं चढ़ा हुआ है तो नीचे वाला याद रखिए, N इज इक्वल टू PV बाई KT। डन बेटा जी, यहां तक बोलिए कितनी फॉर्म हो गई? कितनी फॉर्म बता चुका हूं तुम्हें? 4 फॉर्म। कितनी फॉर्म हो गई बेटा? आदर्श गैस समीकरण की कितनी फॉर्म हो गई? 4 फॉर्म। बोलिए बेटा जी 4 फॉर्म हो गई। और चारों फॉर्म में से बेटा 3 फॉर्म तो मुझे याद रखनी ही रखनी है, 3 फॉर्म तो मुझे याद रखनी ही रखनी है। कौन कौन सी? PV इज इक्वल टू म्यू RT ये याद होती है, PV इज इक्वल टू nRT तुम्हें याद होती है, केमिस्ट्री में घोल के पिला दी जाती है, फिजिक्स में भी घोल के पिला दी जाती है। PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू म्यू RT याद है तुम्हें। द्रव्यमान की अलग से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, म्यू की जगह क्या लिख देंगे? M बाई MW, वही द्रव्यमान वाली फॉर्म है। लेकिन बेटा एक घनत्व वाली और एक अणुओं की संख्या वाली, ये याद रखिए। एक तो घनत्व वाली और एक अणु की संख्या वाली। ये बेटा घनत्व वाली तुम्हें याद आ रहा हो, P बाई रो इज इक्वल टू RT अपॉन MW इज इक्वल टू स्मॉल KT बाई स्मॉल m। तो बेटा ये गैसों की जो चाल आएगी उसमें भी काम आएगी, गैसों की चाल में भी काम आएगी। तरंग वाला चैप्टर पढ़ा था बेटा, मैंने लिखवाया था गामा RT बाई MW, गामा P बाई रो, गामा P बाई रो को क्या लिखा था? गामा RT बाई MW। तो बेटा वहां वाले फॉर्मूले में भी काम आएगा ये फॉर्मूला, याद रखना बेटा।
ये फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए जिस फॉर्म में मैंने लिखा है। पी बाई रो की जगह क्या लिखा जा सकता है, आर टी बाई एम डब्ल्यू स्मॉल के टी बाई स्मॉल एम। इसी फॉर्म में याद रखना है बेटा, इसी फॉर्म में पी बाई रो की जगह क्या, आर टी बाई एम डब्ल्यू, आर टी बाई एम डब्ल्यू की जगह क्या, स्मॉल के टी बाई स्मॉल एम। बोले बेटा जी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आगे क्वेश्चनों पे चलू क्या, मैं क्वेश्चनों पे चलू क्या, क्वेश्चनों पे चलू क्या बेटा। अच्छा, या फिर इस आर टी बाई एम डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल के टी बाई स्मॉल एम कैसे लिखा है, इसको प्रूव कर दूं। आर टी बाई एम डब्ल्यू की जगह स्मॉल के टी बाई स्मॉल एम कैसे लिखा है, इसको प्रूव कर दूं। प्रूफ, आर टी अपॉन एम डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल के टी अपॉन स्मॉल एम। प्रूफ देखिएगा बेटा, इसका प्रूफ बेटा आर की जगह तो आर ही लिख रहा हूं, टी की जगह टी लिख रहा हूं। एम डब्ल्यू का मतलब बताइए बेटा, एम डब्ल्यू कितने अणुओं का द्रव्यमान है, एम डब्ल्यू कितने अणुओं का द्रव्यमान है, एम डब्ल्यू कितने अणुओं का द्रव्यमान है। एम डब्ल्यू का मतलब मोलर मास, एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल मतलब एन नोट अणुओं का द्रव्यमान, एक मोल में एन नोट अणु होते हैं। एक मोल का द्रव्यमान या फिर कितने अणुओं का द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, एन नोट अणुओं का द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। ये क्या है बेटा, आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। एम डब्ल्यू का मतलब क्या होगा बेटा, इसको क्या बोला जाएगा, यहां पर एम डब्ल्यू का मतलब क्या है, एम डब्ल्यू बराबर एक मोल। एक मोल को क्या भी बोलते हैं बेटा, एन नोट अणु, एन नोट अणु का द्रव्यमान। इसको बेटा आगे चल के ऐसे लिख दूं क्या, आर की जगह आर, टी की जगह टी। एक अणु के द्रव्यमान को स्मॉल एम से लिखते हैं, स्मॉल एम एक अणु का द्रव्यमान है, ये एक अणु का द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दोगे, एन नोट, हो गया एन नोट अणु का द्रव्यमान, इसी को एमडब्ल्यू बोला जाएगा। अच्छा बेटा, इस आर अपॉन एन नोट को क्या लिख दोगे, आर अपॉन एन नोट को क्या लिख दोगे, स्मॉल के लिख दोगे क्या, स्मॉल के बोल्ट्जमान नियतांक, के टी अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, एम आ जाएगा, के टी अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, एम आ जाएगा। अब मैं चीजें लिख रहा हूं कि यहां पर कौन कौन सी चीजें क्या क्या है। जैसे कुछ चीजें तुम जानते हो उनको नहीं लिखूंगा। पी का मतलब दाब, वी का मतलब आयतन, टी का मतलब ताप, ताप, इन तीनों चीजों को नहीं लिखूंगा। म्यू का मतलब मोलों की संख्या, यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, सुनिएगा बेटा जी है ना। म्यू का मतलब क्या है बेटा, म्यू का मतलब मोलों की संख्या, म्यू का मतलब क्या है बेटा, मोलों की संख्या। और तीन प्रकार के द्रव्यमान लिखे। एम का मतलब क्या है बेटा, गैस का कुल द्रव्यमान, गैस का कुल द्रव्यमान। एमडब्ल्यू का मतलब क्या है बेटा, एमडब्ल्यू का मतलब एक मोल, एक मोल का मतलब कितने अणु हो गए बेटा, एन नोट अणु का द्रव्यमान। स्मॉल एम क्या है बेटा, एक अणु का द्रव्यमान। बताइए बेटा जी, यहां तो कोई दिक्कत हो तो। और बेटा आर की वैल्यू तुम जानते हो, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ऐसे बेटा के की वैल्यू 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। और बेटा जी और क्या बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, रो का मतलब क्या होगा बेटा, घनत्व, रो का मतलब क्या होगा, घनत्व। ठीक है, मुझे नहीं लगता अब इसके अलावा और कुछ बचा हुआ है। तुम कब से कमेंट किए जा रहे हो भाई कि ये चैप्टर के क्वेश्चन पीडीएफ दे दो। अच्छा, अभी भी वही वही किए जा रहे हो। क्वेश्चन पीडीएफ दे दूं या 2-3 स्लाइड बना के ले आऊंगा, कर लेना तुम है ना क्वेश्चन।
ठीक है डन बेटा जी, कोई लोचे वाली बात तो नहीं, यहां तक आगे चला जाए क्या? अब आगे चला जाए, क्वेश्चन में आगे चला जाए। अब बेटा यहां तक की जानकारी सबको है, यहां तक की जानकारी, ये जो चीजें तुमने पढ़ी है ना बेटा, यहां तक की जानकारी सबको है, यहां तक की जानकारी सबको है। ये फॉर्मूले लगभग लगभग सब बच्चों को पता होते हैं, ये फॉर्मूले लगभग लगभग सब बच्चों को पता होते हैं। लेकिन फिर भी बेटा इस टॉपिक का क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, फिर भी इस टॉपिक का क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है। फिजिक्स में फिर भी तुम इस टॉपिक के क्वेश्चन करोगे तो दिक्कत आती है। उसका कारण क्या है बेटा? इसका कारण क्या है? उसका कारण यह है बेटा कि इस चैप्टर में यूनिट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेन रोल किसका है इस चैप्टर में? इस आइडियल गैस इक्वेशन में, आदर्श गैस समीकरण में, आदर्श गैस समीकरण वाला जो टॉपिक है उसमें मेन रोल किसका है बेटा? मेन रोल किसका है? मेन रोल है बेटा यूनिट का, मात्रक का मेन रोल है। जिसने मात्रक का ध्यान रखा, जिसने मात्रक का ध्यान रखा बेटा उससे क्वेश्चन हो जाएगा, और जिसने मात्रक का ध्यान नहीं रखा वो गड़बड़ी कर देगा। बेटा ऐसा किसी भी चैप्टर से कोई फिक्स नहीं होता कि नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं, है ना। एवरेज हर चैप्टर से एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे मान के चलिए। पूरे जो 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा थर्मल फिजिक्स के, पूरे तीनों से मिला के 3, 4, 5 तक क्वेश्चन आते हैं, 3, 4, 5 तक। ठीक है बेटा, कर देंगे, क्वेश्चन वाली पीडीएफ ऐड कर देंगे, चिंता मत कीजिए, है ना। तो अब सुनिएगा बेटा बात को, है ना। अब यूनिट पे आ रहा हूं बेटा, है ना। यूनिट मेन रोल प्ले करेगी, यूनिट मेन रोल प्ले करेगी, बार बार बोल रहा हूं बेटा, यूनिट मेन रोल प्ले करेगी, है ना। सबसे पहले बेटा मैं बोल रहा हूं, है ना, जैसे मान लीजिए सबसे पहले द्रव्यमान बेटा, द्रव्यमान सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या लिख रहा हूं? द्रव्यमान। द्रव्यमान किसमें होना चाहिए? एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? केजी। मुझे सब चीज किसमें लिखनी है बेटा? केजी में लिखनी है। सब चीज किसमें लिखनी है? केजी में, है ना। तो बेटा अगर केजी में लिखोगे तो तुम्हें दिया किस में हो सकता है? ग्राम में। ग्राम में दिया हुआ है तो केजी में कैसे बदलोगे? 10⁻³ केजी। बेटा किसी और यूनिट से मुझे एसआई यूनिट में बदलना आना चाहिए। जैसे और यूनिट दे दी तो एसआई में बदलना आना चाहिए। एसआई से इधर बदलना आए नहीं आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ग्राम में दे दी तो केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये पता होना चाहिए। एसआई में बदलना आना चाहिए। काम कौन सी आएगी? एसआई। अगर एसआई में दे रखा है पहले से, जिससे 5 केजी दे दिया तो उसको बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन ग्राम में दे दिया तो बदलने की जरूरत पड़ेगी, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड, आयतन। आयतन का क्या होता है बेटा? मीटर क्यूब। आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो याद रखिए बेटा, अगर तुम्हें 1 लीटर दे रखा हो, लीटर में दे रखा हो, तो कितना गुणा कर दोगे? 10⁻³ किस में बदल जाएगा? मीटर क्यूब में। तुम्हें क्या दे रखा हो बेटा? सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर की जगह क्या लिखोगे? 10⁻² मीटर। इसका क्या है बेटा? क्यूब है। कितना हो जाएगा? 10⁻6 मीटर क्यूब। इसके बाद में बेटा थर्ड नंबर पे क्या आता है? घनत्व। क्या आता है बेटा? घनत्व। केजी पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। अगर बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तुम्हें गिवन हो तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 10⁻³ केजी, 10⁻6 मीटर क्यूब। ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? 10⁻+3 केजी पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ऐसा बोल दूं क्या? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा बेटा टेम्परेचर का तुम्हें पता ही होगा, टेम्परेचर का तुम्हें पता ही होगा, टेम्परेचर का तुम्हें पता ही होगा। डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना है तो क्या करना होता है? 273 ऐड करना होता है। के इज इक्वल टू क्या करना होता है बेटा? C + 273। के इज इक्वल टू क्या करना होता है? डिग्री सेंटीग्रेड में कितना ऐड कर दो बेटा? डिग्री सेंटीग्रेड में कितना ऐड कर दो? 273 ऐड कर दो। ये केल्विन में हो जाएगा बेटा, ताप। SI मात्रक क्या है? केल्विन। अच्छा बेटा फिफ्थ नंबर की बात कर रहा हूं, प्रेशर, दाब। ये इंपोर्टेंट चीज है ये बेटा, है ना, दाब। तो बेटा अगर 1 ATM दे रखा हो, इसका मात्रक क्या है बेटा? पास्कल, या फिर क्या है बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों इसके SI मात्रक है बेटा। अगर तुम्हें बोल दूं 1 ATM, तो 1 ATM इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 10⁵5 पास्कल।
10 की घात 5 पास्कल। और बेटा अगर तुम्हें हाइट दी जाए एच ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ मरकरी, अगर बेटा हाइट ऑफ मरकरी दी जाए, हाइट ऑफ मरकरी गिवन हो, तो पी कैसे पता करोगे बेटा? रो जी एच। किससे पता करोगे बेटा? रो जी एच। किससे पता करोगे बेटा? रो जी एच से पता करोगे। जहां पे रो का मान क्या होता है बेटा? अगर रो के मान की बात की जाए तो बेटा रो का मान क्या होता है? जहां पे रो किसका है? 13,600। क्या होता है बेटा? 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। और बेटा जी का मान कितना होता है? 10। और ये हाइट किस में लिखनी है बेटा? मीटर में लिखनी है। किस में लिखनी है बेटा? ये हाइट मीटर में लिखनी है। देखिए बेटा जी, लास्ट वाला याद रखना है स्पेशली, है ना? लास्ट वाला, अगर तुम्हें मरकरी की हाइट दी जाए, अब मरकरी की हाइट वो ऐसे देगा 70 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, तो बेटा उससे पास्कल में कैसे बदलोगे? ऐसा ही मात्रक तो पास्कल है, तो मीटर में थोड़ी लिख सकते हो दाब को। फॉर्मूले में तो बेटा किस में लिखना पड़ेगा? पास्कल में लिखना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें मरकरी की हाइट दी जाए तो बेटा फॉर्मूले में जहां पे भी पी दिखता है, पी की जगह क्या लिख देते हैं? रो जी एच। बी की जगह क्या लिख देते हैं? रो जी एच। समझ रहे हो बेटा मेरी बात को? यूनिट कन्वर्जन क्लियर रहेगा ये। जब क्वेश्चन आते जाएंगे फिर बताता जाऊंगा तुम्हें, है ना, कि देखो एस इस यूनिट में लिखना है, एस से लिखना है ना। अच्छा बेटा, तुमने एसआई यूनिट पढ़ ली, सीजीएस यूनिट पढ़ ली, ये यूनिट तुमने पढ़ ली है ना, लेकिन फिर भी तुम बोलोगे कि सर अब बहुत सी जगह मैंने क्वेश्चन देखे, लेकिन सर डेंसिटी को उन्होंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिख रखा है। बहुत सी जगह मैंने क्वेश्चन देखे, लेकिन सर उन्होंने वॉल्यूम को लीटर में लिख रखा है, मीटर क्यूब में नहीं कन्वर्ट कर रखा। तो बेटा ऐसा कब होता है? सुनना मेरी बात को बेटा, अगर कहीं पे ऐसा आ जाए रो1 बाई रो2 आ जाए, या फिर क्या आ जाए बेटा v1 बाई v2 आ जाए, या फिर क्या आ जाए बेटा p1 बाई p2 आ जाए, तो बेटा सेम मात्रक वैलिड है। सेम मात्रक बिना एसआई सेम मात्रक वैलिड है। लेकिन बेटा अकेला रो हो, वी हो, पी हो, तो बेटा क्या लिखना पड़ेगा? तो एसआई मात्रक में ही लिखना पड़ेगा। अब देखो बेटा, मान लो कहीं पे P1 बाई P2 है, जैसे मैंने बोला 1 एटीएम 2 एटीएम, 1 एटीएम 2 एटीएम, अनुपात बताओ। तो बेटा P1 बाई P2 करोगे तो पास्कल में बदलने की जरूरत नहीं है। एटीएम में लिखोगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि इस वाले एटीएम को भी पास्कल में बदलोगे, नीचे वाले एटीएम को भी पास्कल में बदलोगे, 10 की घात 5 से 10 की घात 5 वापिस निपट जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं क्या कह रहा हूं तुमसे? जहां पे रेशो वाली फॉर्म बन जाए, जहां पे अनुपात वाली फॉर्म बन जाए, वहां पे सेम मात्रक लिख दीजिए। कहीं पे P1 बाई P2 बन गया, कहीं पे V1 बाई V2 बन गया, कहीं पे रो1 बाई रो2 बन गया, तो सेम मात्रक वैलिड है बेटा, सेम मात्रक वैलिड है। अरे भाई, मैंने तुमसे बोला कि V1 बाई V2, मैंने बोला 3 लीटर अपॉन 5 लीटर, बताओ कितना आ गया बेटा? 3/5 आ गया, नहीं आ गया? और बेटा मैं तुमसे बोलता मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके लिखो, 3 गुणा 10 की घात -3, 5 गुणा 10 की घात -3, तो भी बेटा क्या आएगा? 3/5 ही आएगा क्या? तो बेटा अगर अपॉन में हो, रेशो में आ रहे हो, तो बेटा सेम मात्रक वैलिड रहेगा। क्वेश्चनों पे आऊं बेटा, क्वेश्चनों पे आऊं। एक और चीज, T1 बाई T2 आए, तो इसमें बेटा ओनली केल्विन, इसमें क्या रहेगा बेटा? ओनली केल्विन।
T1 बाई T2 में डिग्री सेंटीग्रेड वैलिड नहीं है, T1 बाई T2 में डिग्री सेंटीग्रेड वैलिड नहीं है, सेम यूनिट वैलिड नहीं है। इसमें सेम यूनिट या डिग्री सेंटीग्रेड कब काम में लिया जाता है? जब T1 माइनस T2 होता, T1 माइनस T2। है ना, आप ज्यादा बात नहीं करेंगे इसकी, ठीक है, यूनिट जब आती जाएगी तब देखते जाएंगे। क्वेश्चनों के साथ साथ लिखेंगे अब, है ना, क्वेश्चनों के साथ साथ देखेंगे मतलब यूनिट को। यदि एक पहाड़ी के शीर्ष पर तापमापी व दाब मापी के पाठ्यांक क्रमशः 7 डिग्री सेंटीग्रेड व 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो तथा पहाड़ी के तल पर इनके पाठ्यांक क्रमशः 27 डिग्री सेंटीग्रेड व 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो तो शीर्ष व तल पर वायु के घनत्वों का अनुपात बताइए। ये लीजिए बेटा जी क्वेश्चन, घनत्व का अनुपात बताना है, गैस के घनत्व का अनुपात, वायु के घनत्व का अनुपात। तो बेटा फॉर्मूला या टर्म कौन सी वाली काम में लोगे, कौन सा रूप काम में लोगे? आदर्श गैस समीकरण का कौन सा रूप? घनत्व वाला रूप। घनत्व वाला रूप क्या होता था बेटा? P बाई रो इज इक्वल टू RT अपॉन MW। P बाई रो इज इक्वल टू RT अपॉन MW होता था, नहीं होता था भाई? P बाई रो इज इक्वल टू RT अपॉन MW, P बाई रो इज इक्वल टू RT अपॉन MW। बेटा P बाई रो इज इक्वल टू RT अपॉन MW होता है, नहीं होता है? अच्छा तुम बोलते नहीं हो, ठीक है, मैं सोल्व कर रहा हूं। देखा बेटा जी, क्वेश्चन को देखना है ना। मैंने देखा बेटा कि पहाड़ी के, सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन पहचानने में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन किसका है, आदर्श गैस समीकरण का है। आदर्श गैस समीकरण का क्वेश्चन कैसे पहचानने में आएगा बेटा? बेटा वो ताप दाब आयतन इनके साथ किसका जिक्र करेगा? कभी मोलों की संख्या का, कभी गैस के घनत्व का, कभी बेटा गैस के द्रव्यमान का, कभी बेटा गैस के अणुओं की संख्या का, इनका जिक्र करेगा। तो क्वेश्चन किसका है? आदर्श गैस समीकरण का क्वेश्चन है। अब बेटा आदर्श गैस समीकरण में अब 4 फॉर्म में पड़ी अपन ने आदर्श गैस समीकरण। मोलों की फॉर्म में, ओके बेटा नहीं लिखूंगा, अब ज्यादा ऊपर नहीं लिखूंगा। एक तो बेटा मोलों की फॉर्म में, एक किसमें पड़ी? मोलों की फॉर्म में, एक द्रव्यमान की फॉर्म में, एक घनत्व की फॉर्म में, और एक अणुओं की संख्या की फॉर्म में। तो बेटा कौन सी फॉर्म है? घनत्व वाली फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा? घनत्व वाली फॉर्म है। देखो घनत्व की बात की जा रही है, गैस के घनत्व का अनुपात पूछा जा रहा है। तो बेटा क्या लिखोगे यहां पर? P बाई रो इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? RT बाई MW। अच्छा बेटा अनुपात किसका पूछा है? घनत्व का अनुपात पूछा है। तो घनत्व का फॉर्मूला बना लेता हूं यहां से। घनत्व का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? PMW अपॉन RT बन जाएगा। क्या देखो, PMW अपॉन RT। इस रो को इधर ले जाऊं तो MW मल्टीप्लाई में, RT किधर डिवाइड में, रो इज इक्वल टू क्या बनेगा? रो इज इक्वल टू क्या बनेगा? PMW अपॉन RT। अच्छा बेटा अब एक तो मुझसे शीर्ष की बात की जा रही है, एक बॉटम की बात की जा रही है, एक तो टॉप की बात की जा रही है, एक बॉटम की, एक तो शीर्ष की और एक तल की बात की जा रही है। वहां पे भी बेटा वायु ही है, नीचे भी क्या है बेटा? वायु ही है। ऊपर भी वायु है, नीचे भी क्या है बेटा? वायु है। ऊपर भी वायु, नीचे भी वायु। तो बेटा MW क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या MW केवल गैस के नाम पर निर्भर करता है? MW क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। वायु ही है, ऊपर भी वायु, नीचे भी वायु। R क्या रहेगा बेटा? R क्या रहेगा? सेम रहेगा। R की वैल्यू फिक्स है।
तो बेटा जो चीजें सेम रहेगी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी अगर अनुपात में लिखूंगा तो बेटा रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बचेगा, रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाई टी बचेगा। अब मुझे बेटा क्या लिखना है, रो टॉप अपॉन क्या लिखना है बेटा, रो बॉटम। अब देखो P तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या आएगा, P टॉप अपॉन P बॉटम। T के लिए बोलो बेटा, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या आ जाएगा, T बॉटम अपॉन T टॉप। अब देखो बेटा दाब तो अनुपात की फॉर्म में क्या, दाब तो अनुपात की फॉर्म में क्या बेटा, अनुपात की फॉर्म में, दाब तो अनुपात की फॉर्म में क्या बेटा, सेम यूनिट वैलिड होगी क्या, सेम यूनिट वैलिड होगी क्या, पूरा रो जीएच करके लिखने की जरूरत नहीं है। यहां परेशानी की रो जी एच टी कर दूं, रो जी एच बी कर दूं, अगर लिखोगे भी सही यहां की जगह लिख दोगे रो जी एच टी, रो जी एच बी, रो जी से रो जी निपट लेगा क्या वैसे भी, रो जी से रो जी निपट लेगा क्या वैसे भी, तो बेटा सेम यूनिट में लिख दो ना, डायरेक्ट हाइट ही लिख दो ना, और हाइट भी सेम मात्रक, मीटर में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। टॉप पे देखो कितनी लिखोगे 70, यहां पर कितनी लिखोगे बेटा 76, ये लीजिए हो गया काम। बस दोनों सेम में होने चाहिए, पहले भी सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में, ये मीटर में तो ये भी मीटर में, ये मिलीमीटर में तो ये भी मिलीमीटर में, सेम मात्रक होना चाहिए। ऐसा ही हो जरूरी नहीं है अगर अनुपात आ जाए तो। अच्छा लेकिन बेटा टेम्परेचर में तो केवल और केवल केल्विन ही चलेगा क्या, अनुपात में तब भी केवल और केवल केल्विन ही चलेगा क्या। इसमें डिग्री सेंटीग्रेड कब वैलिड होता है टेम्परेचर में, जब माइनस आता, T1 माइनस T2 दिखता। तो बेटा बोलो टेम्परेचर लिखोगे, बॉटम का टेम्परेचर, बॉटम का कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 280 केल्विन। टॉप का कितना, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ऊपर बॉटम का लिखना है ना, तो बॉटम का कितना रहेगा, बॉटम का कितना था 27, बॉटम का 27 है तो क्या लिख दोगे 300, ये कितना लिख दोगे बेटा 280, इससे इसको निपटाओ बेटा 4 टाइम्स, 4 से इसको निपटाओ बेटा 75 टाइम्स, कितना आ जाएगा बेटा ये 75 बाई 76, कितना आ जाएगा बेटा 75 बाई 76। रो टॉप अपॉन क्या आएगा बेटा, रो बॉटम। देखिए बेटा जी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, कहीं पे कोई लोचा हो तो बताइए मुझे। बेटा 35/28 कैसे आ रहा है, 35/28 कैसे आएगा, कुछ गड़बड़ कर दिए हो क्या लाला। 75/76, 75/76 इज करेक्ट आंसर। तुम क्या कैलकुलेटर लेके बैठे हो गया, जेरोक्स लेके बैठे हो, ठीक है समझ गए हो, आगे चलू अब। एक मीटर क्यूब आयतन के एक सिलेंडर में 13.8 पास्कल दाब पर व 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अणुओं की संख्या बताइए। अणुओं की संख्या बताइए। हाँ सही आंसर है, सही आंसर है, चिंता मत कीजिए, सही आंसर है। इस वाले को सोल्व कीजिए तुम, तो इस वाले में 1 मिनट का टाइम दूंगा तुम्हें मैं सोल्व करने के लिए।
इस वाले में 1 मिनट का टाइम दूंगा तुम्हें सोल्व करने के लिए, इस वाले को सोल्व करो। इस वाले में अनुपात तो पता नहीं करना भाई, अनुपात तो नहीं पता करना है, इस वाले में अनुपात तो नहीं पता करना है। इस वाले में तो सिंगल एक स्टेप का फॉर्मूला है, P दे रखा है, V दे रखा है, T दे रखा है, N पता करना है। सिंगल स्टेप फॉर्मूला क्वेश्चन, कोई अनुपात अनुपात नहीं, सिंगल एक स्टेप सिंगल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, सिंगल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन। N इज इक्वल टू डायरेक्ट पीवी बाई के टी, N इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या बेटा, पीवी बाई के टी। हाँ हाँ सही है सही है, थोड़ा बहुत पॉइंट आगे पीछे तो नहीं हो रहा, ये चेक कर लो बस। तीन 280 बेटा, वो तो तापमान को केल्विन में बदला बेटा, केल्विन में 273 ऐड कर करके। $497.95। हाँ 3.3 है, 3.3 है, अब सही है। बेटा मैं काट दूं अणुओं की संख्या, लो देखो चलो, है ना। सबसे पहले n का फॉर्मूला लिख देता हूं, n इज इक्वल टू पीवी बाई के टी। देखो बेटा ऐसा तो नहीं बोल रखा ना, क्वेश्चन तो ऐसा तो नहीं ना कि अणुओं की संख्या का अनुपात बताओ, या फिर ऐसा तो नहीं ना इस तापमान पर अणुओं की संख्या इतनी थी तो इस नए तापमान पर अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। ऐसे दो अणुओं की संख्या तो नहीं है ना, एक ही अणुओं की संख्या पूछी जा रही है, एक ही सिलेंडर है, एक ही प्रेशर है, एक ही टेम्परेचर है, एक ही वॉल्यूम है, एक ही अणुओं की संख्या रहेगी। एक सिंगल स्टेप वाला क्वेश्चन है। n इज इक्वल टू पीवी बाई के टी। अब बेटा एक एक सिंगल स्टेप वाला क्वेश्चन है, यहां तुम्हारी मजबूरी है हर एक किसमें लिखना पड़ेगा बेटा, ऐसा यूनिट में। यहां कोई अनुपात वाली फॉर्म नहीं बन रही, कोई P1 बाई P2 नहीं बन रहा, कोई V1 बाई V2 नहीं बन रहा, कोई T1 बाई T2 नहीं बन रहा। मजबूरी है किसमें लिखना पड़ेगा, सब कुछ ऐसा यूनिट में। अब बेटा सब कुछ ऐसा यूनिट में अगर मैं लिखना चाहता हूं तो देखो प्रेशर तो मुझे पहले से ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, केवल तापमान और आयतन की बात है बेटा, तापमान और आयतन की बात है। तो आयतन को बदल रहा हूं बेटा, देखो 2 गुणा 10 की घात -3, 2 गुणा 10 की घात -3 लीटर। बेटा 2 गुणा 10 की घात -3 की जगह तो 2 गुणा 10 की घात -3 ही रहेगा, लेकिन लीटर की जगह क्या लिखा जा सकता है बेटा, लीटर की जगह क्या लिखा जा सकता है, लीटर की जगह क्या लिखा जा सकता है बेटा, 10 टू द पावर -3 लिखा जा सकता है क्या, 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। बोलो बेटा लिखा जा सकता है। अच्छा बेटा इसकी जगह क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या, 2 गुणा 10 की घात -6 मीटर क्यूब। बोलिए 2 गुणा 10 की घात -6 मीटर क्यूब लिख दूं क्या, लिख दूं क्या बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं इसमें। अच्छा तापमान बताओ, तापमान कितना लिख दोगे, तापमान बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या लिख दोगे बेटा, 300 केल्विन लिख दोगे क्या। अब तो बेटा वैल्यू चिपकानी है क्या, केवल फॉर्मूले में वैल्यू चिपकानी है क्या। n इज इक्वल टू, बोलिए बेटा P की जगह क्या लिखोगे 13.8, V की जगह क्या लिखोगे बेटा 2 गुणा 10 की घात -6, अपोन में क्या लिखोगे बेटा, अपोन में क्या लिखोगे, क्या की जगह 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 प्लस टी की जगह मल्टीप्लाइड बाई टी की जगह क्या लिखोगे बेटा 300 लिख दोगे। बेटा ये सारी वैल्यू क्या मैंने ऐसा ही मात्रक में लिखी क्या, देखिए बेटा जी सारी वैल्यू क्या ऐसा ही मात्रक में क्या, देखो यहां से बेटा इस पॉइंट को हटा रहा हूं, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो बेटा नीचे क्या लग जाएगा 10, यहां से इस पॉइंट को भी हटाइए बेटा, ऊपर क्या लग जाएगा 100। अब देखेगा बेटा जी, अब देखेगा, निपटा रहा हूं, अब चीजों को निपटा रहा हूं, समझना। 00 से 00 निपटा दिया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। 138 से 138 निपटा दिया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। इसके बाद में क्या बेटा, ये 10 की घात -22 बचेगा क्या, 10 की घात -22, 10 की घात -22 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +22, और +22 रहेगा तो बेटा 10 की घात 16 बचेगा, 10 की घात 16 प्लस का बचेगा बेटा। और बेटा यहां पर ऊपर कितना बचा हुआ है 2, और यहां पर कितना बचा हुआ है बेटा 3, कितना हो जाएगा बेटा 0.66 गुणा 10 की घात 16,
बेटा इस 10 को 1 को इधर भेज दीजिए, कितना आ जाएगा 6.6 गुणा 10 की घात 15। ये है भाई साहब सही आंसर। तुम 3.3 गुणा 10 की घात 21, 3.3 गुणा 10 की घात ये, 3.3 गुणा 10 की घात वो, ये बता रहे हो तुम, है ना, वो रटा रुटा आंसर है बेटा। क्वेश्चन का डेटा मैंने चेंज कर दिया था, क्वेश्चन का डेटा मैंने चेंज कर दिया था। मेरा गलत है लड़की, क्या बोल रही हो तुम, मेरा गलत है? तो बेटा इस पहले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्लियर हुआ तुम्हें? पहले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्लियर हुआ क्या? पहले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्लियर हुआ क्या? पहले वाले में अनुपात वाली फॉर्म बन रही थी, पहले वाले में अनुपात वाली फॉर्म बन रही थी बेटा। तो पहले वाले में, पहले वाले में अनुपात पूछा जा रहा था बेटा, पहले वाले में अनुपात पूछा जा रहा था दो जगहों का। तेरा पॉइंट कैसे आया? लिखा हुआ है 13.8 पास्कल लिखा हुआ है, दे रखा है क्वेश्चन में 13.8 पास्कल दाब। अब पहले वाले क्वेश्चन को देखो, पहले वाले क्वेश्चन को, पहले वाले में देखो दाब भी कितने दे रखे थे? 2। दाब भी कितने दे रखे थे? 2। ताप भी कितने दे रखे थे? 2। तापमान भी कितने थे? 2। दाब भी कितने थे? 2। वहां पे, यहां पे क्या करना था बेटा? अनुपात पूछा था दो जगहों का, किसी एक जगह का घनत्व नहीं पूछा, दो जगह के घनत्व का अनुपात पूछा था। और बेटा जब अनुपात लिखेंगे, ρ1/ρ2 लिखेंगे, घनत्व का अनुपात पूछा था, तो घनत्व का अनुपात पता करने के लिए सबसे पहले घनत्व का फॉर्मूला बनाया कि घनत्व का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो बेटा घनत्व का फॉर्मूला क्या बना? PmW/RT। एक तरफ घनत्व रख दो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या बना? PmW/RT। फिर बेटा मैंने बोला कि तल पर और शीर्ष पर, तल पर और शीर्ष पर mw क्या रहेगा? सेम। ऑक्सीजन कहीं भी हो 32 ही होता है द्रव्यमान, हाइड्रोजन कहीं भी हो 2 ही होता है द्रव्यमान, वायु कहीं भी हो 28.8 ही होता है द्रव्यमान। तो बेटा mw दोनों जगह सेम रहेगा। किन दो जगहों की तुलना की जा रही है? किन दो जगह का अनुपात पता किया जा रहा है? एक तो बेटा शीर्ष का, पहाड़ी के शीर्ष का, एक पहाड़ी के तल का, दो जगहों के घनत्व का अनुपात लिखना था। और बेटा अनुपात लिखना है मतलब रो टॉप अपॉन रो बॉटम लिखना है, अपॉन में लिखना है बेटा उनको, तो सेम चीजें क्या हो जाती है? कैंसिल आउट हो जाती है। और बेटा जब P1/P2 वाली फॉर्म बनेगी तो P1/P2 में भी मुझे SI मात्रक लिखना जरूरी नहीं है, बस जब अपोन वाली फॉर्म बन जाती है तो केवल समान मात्रक लिख दीजिए, काम हो जाता है। एक और क्वेश्चन बेटा सुनिएगा बात को। एक सिलेंडर में 10 की घात 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब पर 10 केजी गैस भरी हुई है, 10 केजी गैस भरी हुई है। गैस को तब तक लीक किया जाता है जब तक इसका द्रव्यमान, जब तक इसका दाब
2.5 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना रह जाए, ना रह जाए तो गैस की बाहर निकाली मात्रा, बाहर निकली हुई मात्रा, बाहर निकाली गई मात्रा बताइए। तो गैस की बाहर निकाली गई मात्रा बताइए। तो गैस की बाहर निकाली मात्रा बताइए। सर के का मान 13.8, 13.8 नहीं, के का मान 1.38 होता है, 1.38। आर अपॉन एन नोट को डिवाइड करके देख लो, आर अपॉन एन नोट करके देख लो, आर अपॉन एन नोट सही तो क्या आया है 1.38 गुणा 10 की घात -23। अच्छा बेटा आ जाइए अब देखिए, अब देखिए गैस के किसका जिक्र किया जा रहा है बेटा, द्रव्यमान का जिक्र किया जा रहा है क्या, गैस के द्रव्यमान का। देखिए बेटा जी गैस के द्रव्यमान का जिक्र हो रहा है क्या अब। हाँ बेटा जी बोलिए, गैस के द्रव्यमान का जिक्र है क्या। तो बेटा द्रव्यमान वाली फॉर्म लिखोगे क्या, आदर्श गैस समीकरण की कौन सी फॉर्म, द्रव्यमान वाली फॉर्म। देखो बेटा दाब के दो दो मान दे रखे हैं, दाब के दो दो मान दे रखे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन है बेटा, अनुपात वाला क्वेश्चन है, रेशियो वाला फॉर्म बनेगी, रेशियो वाली फॉर्म, प्रोपोर्शनलिटी से होगा क्वेश्चन बेटा। दो दो दाब दे रखे हैं, एक दाब पर द्रव्यमान दे रखा है, दूसरे दाब पर द्रव्यमान पूछा जा रहा है, एक दाब पर द्रव्यमान दे रखा है, दूसरे दाब पर द्रव्यमान पूछा जा रहा है। और बेटा ये भी बोला जा रहा है कि ताप नियत है, ताप के लिए बोला है बेटा, ताप क्या है, नियत है, ताप नियत है, ये भी बोला जा रहा है, ताप नियत है बेटा जी, ताप नियत है। अच्छा मैं सोल्व कर दूं, मैं सोल्व कर दूं प्यारे बच्चों, ओ प्यारे बच्चों। देखो बेटा किसी भी वैल्यू के दो मान दे दिए जाए ना, किसी भी वैल्यू के क्वेश्चन में दो मान दिख रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनलिटी से होगा बेटा, प्रोपोर्शनलिटी से होगा। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें तो बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो तुमसे बोला जा रहा है एक सिलेंडर है, इमेजिन करो एक गैस का सिलेंडर है, तुम्हारे घर पे एलपीजी का सिलेंडर भरा हुआ है, एलपीजी का सिलेंडर भरा हुआ है, उसमें 10 की घात 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब पर 10 केजी गैस भरी हुई है, उसमें गैस भी भरी हुई है बेटा, उस एलपीजी सिलेंडर में गैस भी भरी हुई है। अब बेटा तुमने क्या किया, गैस को तब तक लीक किया जाता है, तुम्हें मजा आ रहा है उसकी हवा निकालने में, एलपीजी गैस का जो सिलेंडर है तुम्हें उसकी गैस लीक करने में मजा आ रहा है, तुमने गए और बेटा वॉल पे ऐसे वॉल को दबा दिया, उस सिलेंडर के वॉल को दबा दिया, जैसे सिलेंडर के वॉल को दबाओगे सिस करके गैस बाहर आने लग जाएगी बेटा, करके गैस बाहर आने लग जाएगी। और बेटा जब ऐसे गैस बाहर आने लग जाएगी तुमने तब तक दबाए रखा, तब तक दबाए रखा जब तक बेटा उसका दाब जो है वो घटते 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 ये नहीं रह गया, तब तक तुमने उस सिलेंडर के जो वॉल है उसको दबाए रखा, दबाए रखा, गैस लीक होती रही, गैस लीक होती रही, गैस लीक होती रही। ऐसा कब तक किया, जब तक दाब घटते घटते कितना रह जाएगा, इतना रह जाएगा, यहां से घटते घटते इतना रह जाएगा, तब तक तुम गैस को लीक करते गए। तो बेटा वो बोल रहा है कि जो गैस की मात्रा बाहर निकली है वो कितनी रही होगी, कितनी गैस की मात्रा बाहर निकाल दी है।
P1 बाई P2 इज इक्वल टू V1 बाई V2। ऐसे रेंडमली कुछ भी मत लिखिए बेटा, रेंडमली कुछ भी मत लिखिए। आराम से पहले समीकरण 4 फॉर्म में होती है, दिमाग में ये आना चाहिए। समीकरण लगाते सबसे पहले आना चाहिए समीकरण कितनी फॉर्म में होती है, 4 फॉर्म में। अब 4 में से कौन सी वाली फॉर्म छाटोगे? देखो द्रव्यमान का जिक्र किया जा रहा है क्या? द्रव्यमान का, देखो द्रव्यमान का जिक्र किया है क्या बेटा? द्रव्यमान का जिक्र है क्या? इसका मतलब द्रव्यमान वाली फॉर्म। इसका मतलब बेटा द्रव्यमान वाली फॉर्म, द्रव्यमान वाली फॉर्म बोलिए आदर्श गैस समीकरण की। द्रव्यमान वाली फॉर्म पी वी इज इक्वल टू म्यू की जगह क्या आ जाएगा? एम बाई एम डब्ल्यू आर टी। म्यू की जगह क्या लिख देते हैं? एम बाई एम डब्ल्यू। ये आ गई है क्या बेटा? देखो द्रव्यमान वाली फॉर्म, देखो बेटा देखो, दो दाब के मान दे रखे हैं। इसका मतलब बेटा क्वेश्चन अनुपात समानुपात से होगा। तो अनुपात समानुपात से होगा तो बेटा सबसे पहला काम है समान चीजों को छांट के हटा दो। जो चीजें सेम रहेगी उनको छांट के हटा दो बेटा, जो चीजें सेम रहेगी उनको छांट के हटा दो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं लगाना है, मोलों की संख्या नहीं है बेटा, द्रव्यमान है। बार बार बोल रहा हूं, आदर्श गैस समीकरण मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं होता है। ये घिसी-पिटी की इक्वेशन है, घिसी-पिटी इक्वेशन है थर्ड क्लास के बच्चों की। आइडियल गैस समीकरण बोलते पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं, चारों पांचों फॉर्म आनी चाहिए दिमाग में। कब तक, कैसे, कब तक मतलब थर्ड क्लास के बच्चों की तरह पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखते रहोगे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी केवल मोलों की संख्या वाली फॉर्म है, सबसे आसान फॉर्म, इसलिए उसको याद रखते हैं केवल। पीवी इज इक्वल टू एम बाई एम डब्ल्यू आर टी, यह भी आइडियल गैस इक्वेशन है। पी बाई रो इज इक्वल टू आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, यह भी आइडियल गैस इक्वेशन है। पीवी इज इक्वल टू एन के टी, यह भी आइडियल गैस इक्वेशन है। तो द्रव्यमान वाली फॉर्म आ रही है, द्रव्यमान वाली फॉर्म आदर्श गैस समीकरण लिखनी पड़ेगी। अब देखो उसने क्या बोला है कि कितनी गैस की मात्रा बाहर निकल जाएगी। पहले 10 केजी थी तो कितनी गैस की मात्रा बाहर निकल जाएगी? तो पहले वाली मात्रा दे रखी है, बाद वाली मात्रा तुम पता कर लो। पहली वाली मात्रा दे रखी है, बाद वाली मात्रा तुम पता कर लो। एक मात्रा दे रखी है, दूसरी मात्रा तुमसे पूछी जा रही है। अनुपात समानुपात से होगा क्वेश्चन। जब दाब इतना था तब की मात्रा दे रखी है, जब दाब घटने घटते इतना रह जाएगा तब की मात्रा पूछी जा रही है। क्वेश्चन किससे होगा बेटा? प्रोपोर्शनलिटी से होगा। और क्या लिखोगे बेटा? बाद वाला द्रव्यमान ही पता करना है। क्या पहले वाला द्रव्यमान दिया है, दूसरा वाला द्रव्यमान तुमसे पूछा है। बेटा कहानी द्रव्यमान की है तो बेटा द्रव्यमान का फॉर्मूला बना लो। इस वाले फॉर्मूले में बेटा द्रव्यमान आ रहा है तो सेपरेटली द्रव्यमान का फॉर्मूला बना लो। एम को एक तरफ कर दो, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दो। अगर एम को एक तरफ कर दू, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दूं तो पी वी एम डब्ल्यू अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? आर टी हो जाएगा। अब बेटा इसमें से क्या क्या चीजें सेम रहेगी? अगर मैंने बोला गैस का, एलपीजी का सिलेंडर का एग्जांपल दिया तुम्हें, तुम उसमें से गैस लीक करते रहे। अच्छा बेटा पहले भी सिलेंडर का आयतन जितना था, क्या सिलेंडर का आयतन बाद में भी उतना ही रहेगा क्या? गैस का आयतन मतलब पात्र का आयतन, पात्र की साइज में कोई चेंज नहीं होगा, पात्र का आयतन सेम बना रहेगा। गैस का आयतन क्या बना रहेगा? सेम। पहले ज्यादा द्रव्यमान है उसका भी इतना ही आयतन है, कम द्रव्यमान रह गया उसका भी इतना ही आयतन है। कितनी क्वेश्चन रखे माइंड में, ढेर सारा है, कंफ्यूजन हो जाता है। बेटा चैप्टर वाइज याद रखना होता है चीजों को। चैप्टर के शॉर्ट नोट्स इसीलिए बनाने के लिए बोला जाता है कि चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाइए और इसको रिवाइज कीजिए ताकि इसके फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में रहे, इस चैप्टर के फॉर्मूले अलग से तुम्हारे दिमाग में रहे। बेटा चैप्टर नया आएगा, ज्यादा चीजें आएगी कई फॉर्मूले की, और वैसे भी मैकेनिक्स में कितने फॉर्मूले कंसेप्ट होते हैं मैकेनिक्स में, वही लगाने होते हैं बार बार। फॉर्मूले तो इधर बाद वाले चैप्टर में ही तो आते हैं, पहले वाले चैप्टर में कौन से फॉर्मूले बताओ मुझे। अब देखो बेटा पहले भी वही देखना क्या क्या चीजें। वी भी क्या रहेगा बेटा? सेम। एमडब्ल्यू भी क्या रहेगा? सेम। आर भी क्या रहेगा? सेम। टी भी क्या रहेगा? सेम। सबका कारण बता सकता हूं। आयतन क्यों सेम रहेगा? पहले जितना बड़ा पात्र था बाद में भी उतना ही बड़ा पात्र है, आयतन क्या रहेगा? सेम। एमडब्ल्यू, गैस का नाम सेम है तब तक एमडब्ल्यू सेम है। पहले भी ऑक्सीजन थी, बाद में आधा खाली हो गया तब भी क्या है? ऑक्सीजन। पहले भी 32 था, बाद में भी क्या रहेगा? 32। आर परमानेंट सेम। तापमान के लिए क्लियर बोला है, नियत है। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बचेगा? केवल पी बचेगा।
m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बचेगा p, m2 बाई m1 इज इक्वल टू क्या होगा p2 बाई p1। p2 की वैल्यू कितनी लिखोगे 2.5 गुणा 10 की घात 6 अपॉन में क्या लिखोगे 10 की घात 7। इससे इसको निपटा दोगे कितना आएगा 1/4। m2 बाई m1 इक्वल टू कितना आएगा 1/4। यहां से m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा m1/4। m1 कितना दिया था बेटा 10 kg और 10 kg डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो m2 बराबर कितना आएगा बेटा m2 बराबर कितना आएगा 2.5 kg आ जाएगा क्या। लेकिन मेरे से ये नहीं पूछा जा रहा कि बाद में कितनी गैस बची रह जाएगी, अंतिम गैस का दाब कितना, द्रव्यमान कितना होगा बची रह जाएगी, वो नहीं पूछी। मेरे से पूछी कितनी बाहर निकल जाएगी। पहले बेटा 10 kg थी प्रारंभ में, बाद में कितनी रह गई 2.5 kg रह गई। इसका मतलब कितनी बाहर चली गई 7.5 kg बाहर चली गई। लीक अमाउंट पूछा जाए बेटा, लीक अमाउंट पूछा जाए तो क्या करोगे m1 माइनस m2 कितना आएगा बेटा m1 माइनस m2 10 माइनस 2.5 कितनी बाहर निकल गई बेटा 7.5 kg गैस बाहर निकल चुकी है। और एक स्टेटमेंट ऐसे ही याद रखना, जो वास्तविक गैसें होती है वह उच्च ताप व निम्न दाब पर, उच्च ताप व निम्न ताप पर किसकी तरह व्यवहार करती है, आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करती है। केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा तुमने स्टेटमेंट, नहीं लिखवा रहा हूं, घिसा पिटा स्टेटमेंट है ये भी। वास्तविक गैसें, वास्तविक गैसें, वास्तविक गैसें निम्न दाब, दाब तो क्या हो निम्न, और तापमान क्या हो उच्च, तापमान क्या हो उच्च, वहां पर किसकी तरह व्यवहार करती है, आदर्श गैसों की तरह। समस्त वास्तविक गैसें, जो वास्तविक गैसें होती है, 4 कहां से आया, 4 कहां से आया 2.5। इसको बेटा ये तो कैलकुलेशन है, करो ना, 2.5 को 10 से निपटाओ 4 आएगा ना। बेटा जी अब इसके बाद में चल रहा हूं बेटा मैं गैस लो, गैस के नियम, गैस नियमों पर की बात कर रहा हूं बेटा, गैस नियम की बात कर रहा हूं, गैस नियम। तो बेटा आदर्श गैस समीकरण का मतलब केवल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं समझना है ना, जिस फॉर्म की बात की जाए उस फॉर्म में जाके क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो फॉर्म लगानी है, वो फॉर्म लगानी है ना। केवल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं देखोगे। आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं बेटा, भूल जाइए सब घिसी पिटी बातों को, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन इसके बाद में बेटा अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, अपन पढ़ेंगे गैस के नियम। क्या पढ़ेंगे बेटा, गैस के नियम। आयतन कहां से आया, आयतन तो बेटा जितना सिलेंडर का पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा, आयतन तो नियत बना रहेगा। किसी सिलेंडर में से गैस लीक कर दोगे तो पहले ज्यादा गैस भरी हुई थी तब भी आयतन उतना ही है, सिलेंडर के आयतन जितना। गैस का खुद का कोई आयतन नहीं होता, जो पात्र का आयतन होता है वही गैस का आयतन होता है। 7.5 के से बेटा पहले वाला द्रव्यमान 10 केजी दिया हुआ था, बाद में कितना रह गया 2.5 केजी रह गया। हाँ सुनो बात को, पहले बेटा 10 केजी द्रव्यमान है, तुम्हारे सिलेंडर में 10 केजी गैस भरी हुई है, तुम्हारे सिलेंडर में 10 केजी गैस भरी हुई है, बाद में मैं कह रहा हूं 2.5 केजी रह गई। बताओ खर्च कितनी हो गई, 7.5 केजी खर्च हो गई। तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, बाद में जेब में 2.5 रुपया रह गया, कितना खर्च कर दिया 7.5 खर्च कर दिया। सिंपल कॉमन सेंस वाली बात। गैस नियम की बात कर रहे हैं बेटा, गैस नियम। सबसे पहले कौन सा नियम होता है बेटा, बोयल का नियम। सबसे पहले कौन सा नियम आएगा, बोयल का नियम। और बोयल का नियम क्या कहता है बेटा, बोयल का नियम क्या कहता है, यदि किसी आदर्श गैस में T बराबर कांस्टेंट हो, T बराबर कांस्टेंट हो तो PV इज इक्वल टू म्यू RT में, PV इज इक्वल टू म्यू RT में T कांस्टेंट, R कांस्टेंट, मात्रा नियत, PV बराबर भी क्या आ जाएगा बेटा कांस्टेंट आ जाएगा। PV बराबर पूरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट।
यदि टी बराबर नियत है बेटा, टी बराबर नियत है तो पीवी बराबर भी क्या आएगा, नियत, या फिर पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, वी। यहां से समीकरण लिखनी हो बेटा, यहां से समीकरण कैसे लिखते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P2 V2। यहां से समीकरण लिखनी है तो 1/2 की फॉर्म में P1/P2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V2/V1। ये दोनों समीकरण सेम है बेटा, दोनों समीकरण सेम है। इसके बाद में बेटा जी सुनना बात को, इसके बाद में यहां से ग्राफ की बात कर रहा हूं। बॉयल का नियम, बॉयल का नियम किसके लिए होता है बेटा, अगर किसी आदर्श गैस के लिए ताप क्या हो, नियत हो। किसी आदर्श गैस के लिए बेटा ताप क्या हो, नियत हो। तो अगर बेटा ताप नियत होता है तो गैस की मात्रा भी जनरली क्या रहती है, नियत। आर का मान भी क्या रहता है, नियत। टी भी क्या हो गया बेटा, नियत। इधर वाली पूरी राशि नियत हो गई बेटा, तो पीवी बराबर क्या आ जाएगा, नियत। इसका मतलब P गुणा V क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, P2 V2। P गुणा V पहली कंडीशन में, P गुणा V सेकंड कंडीशन में, या फिर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V को अपॉन में भेज देंगे तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, V। वहां से समीकरण लिखोगे तो क्या आएगा, P1/P2 बराबर V2/V1। अब यहां से बेटा इस वाले के लिए जब तापमान नियत हो तो बेटा तीन तरह के ग्राफ बनते हैं। तीन तरह के ग्राफ बना के देख रहे हैं अपन। सबसे पहला ग्राफ बेटा किसका ग्राफ है, सबसे पहला P और T का। दूसरा ग्राफ किसका है बेटा, V और T का। और थर्ड नंबर वाला ग्राफ किसका है बेटा, P और V का। थर्ड नंबर वाला ग्राफ किसका है बेटा, P और V का। अच्छा बेटा जो राशि नियत हो, जो राशि नियत हो अगर वही अक्ष पर आ गई, देखो यहां पर बेटा ताप नियत है और ताप ही अक्ष पर आ गया, तब तो बेटा ग्राफ बनाने में कोई लोचा ही नहीं है। जो राशि नियत है वही एक्सिस पर है, वही अक्ष पर है, तो बेटा या तो क्षैतिज लाइन आएगी या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा आएगी। बेटा मुझे ताप नियत रखना है, ताप नियत रखना है तो बेटा ऐसा ग्राफ बना दूं क्या, इसके लिए ऐसा ग्राफ बना दूं क्या, बोलो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा क्या, ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा क्या बेटा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा क्या, ऊर्ध्वाधर रेखा। ताप नियत है, ताप नियत है और ताप ही अक्ष पर है, तो या तो बेटा ऊर्ध्वाधर रेखा या फिर क्या बनेगा बेटा, सरल रेखा बनेगा। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन सा है, जब ताप नियत हो, जब ताप नियत हो, ताप नियत वाले प्रक्रम में ताप ही अक्ष पर आ रहा हो तब तो ग्राफ बनाना बहुत आसान काम है। लेकिन बेटा ताप नियत हो लेकिन ग्राफ किसका बनाना हो, P और V का, वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। जब ताप नियत है तब P और V का ग्राफ इंपॉर्टेंट है। जब ताप नियत है तो PT ग्राफ में कोई बड़ी बात नहीं है। जब ताप नियत है तो VT ग्राफ में कोई बड़ी बात नहीं है। जब ताप नियत है तो PV ग्राफ में बड़ी बात है। तो PV ग्राफ क्या रहेगा बेटा, जब ताप नियत है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आ रहा है क्या, देखो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आ रहा है तो क्या बनेगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनेगा, अति परवलय। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, 1/V। अति परवलय है बेटा, अति परवलय, परवलय नहीं है, अति परवलय है। डन बेटा जी, याद रह जाएगी बात। इसके बाद में द्वितीय नियम की बात कर रहा हूं बेटा, द्वितीय नियम की। सेकंड नियम जो है बेटा, सेकंड नियम चार्ल्स का नियम। किसका नियम है बेटा, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या बोलता है बेटा, यदि आदर्श गैस समीकरण में यदि PV इज इक्वल टू म्यू आर टी में, यदि PV इज इक्वल टू म्यू आर टी में P बराबर क्या हो जाए बेटा, कांस्टेंट हो जाए। P बराबर क्या हो जाए बेटा, कांस्टेंट हो जाए। तो अगर P बराबर कांस्टेंट है तो समीकरण क्या बचेगी बेटा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बचेगी, T, या फिर V/T बराबर क्या बचेगा, नियत। यहां से समीकरण कैसे लिखी जाएगी, V1/V2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, T1/T2। और यहां से कैसे लिखी जाएगी बेटा, जो क्वांटिटी कांस्टेंट है वो वन कंडीशन में, वही क्वांटिटी बेटा सेकंड कंडीशन में। देखिए बेटा जी, कोई दिक्कत वाली बात है क्या यहां तक, ये जो समीकरण लिखी इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या बेटा। P कांस्टेंट हो गया, म्यू आर कांस्टेंट हो गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बचेगा, या V/T कर दूं, V/T तो पूरा कांस्टेंट रह जाएगा।
अच्छा बेटा इसमें भी 3 ग्राफ, इसमें भी 3 ग्राफ। बेटा सबसे पहला ग्राफ कौन सा, पी और वी का। सबसे पहला ग्राफ कौन सा, पी और वी का। दूसरा ग्राफ कौन सा बेटा, पी और टी का। और थर्ड नंबर वाला ग्राफ कौन सा बेटा, वी और टी का। थर्ड नंबर वाला ग्राफ कौन सा बेटा, वी और टी का। कौन सा ग्राफ इंपोर्टेंस है, कौन से ग्राफ की इंपोर्टेंस है बेटा, पी नियत है और पी एक्सिस पर है। ऐसे ग्राफ में कोई जोर आएगा क्या तुम्हें बनाने में? ऐसा ग्राफ तुम्हारे लिए क्या चुटकियों का काम है क्या? बिना चुटकी बजाए भी सोल्व कर दोगे क्या इसको? देखो पी नियत तो बेटा पी एक्स पर आ गया, ये क्षैतिज रेखा। पी नियत पी एक्स पर आ गया, ये क्षैतिज रेखा। लेकिन बेटा पी नियत और पी एक्स पर है ही नहीं। अब बेटा दिमाग लगाना है, अब जुगाड़ लगाना है। पी नियत होता है तो वी और टी के मध्य संबंध क्या होता है, ये संबंध यहां समीकरण से देखिए। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है और बेटा दोनों डायरेक्ट समानुपाती है, तो क्या सरल रेखा आएगी क्या? वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या आ जाएगी बेटा, सरल रेखा आ जाएगी, सरल रेखा। डन बेटा जी, कोई लोचे वाली बात तो नहीं। ये ग्राफ इंपोर्टेंट है क्या बेटा, ये ग्राफ इंपोर्टेंस रखता है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, t है। इसके बाद में बेटा लास्ट वाला नियम, थर्ड नियम, गेलुसेक का नियम। थर्ड नियम कौन सा है बेटा, गेलुसेक का नियम। गेलुसेक का नियम। गेलुसेक का कहना था बेटा कि आदर्श गैस समीकरण में पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी में यदि आयतन नियत हो, क्या नियत हो बेटा, आयतन नियत हो, यदि v बराबर कांस्टेंट हो, यदि आयतन नियत हो बेटा जी, तो ये आयतन नियत, म्यू नियत, आर नियत, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, t, या p बाई टी बराबर क्या रहेगा बेटा, नियत। अगर बेटा कभी मैथमेटिकल क्वेश्चन करना हो तो इस टाइप की समीकरण बनाना नियत आयतन के लिए, P1 बाई P2 बराबर क्या, T1 बाई T2। या फिर क्या बनाना बेटा, P1 बाई T1 इज इक्वल टू क्या बेटा, P2 बाई T2। दोनों समीकरण एक ही है बेटा, किसी से भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन बेटा बात कर रहा हूं अब किसकी, ग्राफ की। लेकिन बात कर रहा हूं किसकी, ग्राफ की। तो बेटा अगर ग्राफ की मैं बात करूं तो बेटा आयतन ही नियत है। देखो आयतन नियत है और किसी एक्स पर अगर आयतन ही आ जाए बेटा, जैसे मान लो मैं बोल दूं P और V, यह ग्राफ कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कभी भी बना सकता हूं बिना याद रखे भी। ऐसे बोल दूं V और T, यह ग्राफ भी इंपॉर्टेंट नहीं है नियत आयतन के लिए, यह ग्राफ भी मैं कभी भी बना सकता हूं, मुझे याद रखने की जरूरत ही नहीं इसमें कुछ। लेकिन जब आयतन नियत हो बेटा, तब कौन सा ग्राफ इंपॉर्टेंस रखता है, P और T वाला ग्राफ इंपॉर्टेंस रखेगा, P और T वाला ग्राफ। अब देखेगा बेटा जी आयतन नियत है तो बताओ इसमें तो क्या आएगी बेटा, वर्टिकल लाइन आ जाएगी। आयतन नियत है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। इसमें बोलिए बेटा जी इसमें क्या लिखोगे, आयतन नियत है तो बताओ क्या बेटा, सरल रेखा आएगी क्या, सरल रेखा आ जाएगी क्या, बोलो। सिर दर्द हो रहा है? तो एक बार मम्मी को बता दो, पापा को बता दो, छोटे भाई को बता दो, छोटी बहन को बता दो, बड़े भाई को बता दो, बड़ी बहन को बता दो, मोहल्ले में जाके चिल्ला दो, जिसके पास भी टेबलेट हो लाके दे देगा। मोहल्ले में जा जाके चिल्लाओ जोर जोर से, मेरा सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। कोई ना कोई करेगा तुम्हारा इलाज, कोई ना कोई तो निकलेगा डॉक्टर बाहर, किसी ना किसी घर में से तो डॉक्टर बाहर निकलेगा। अलग अलग स्टाइल के डॉक्टर बाहर निकलेंगे, कोई हथौड़ा लेके बाहर निकलेगा, कोई पहाड़ा लेके बाहर निकलेगा, कोई कुदाली लेके बाहर निकलेगा। अलग अलग स्टाइल के डॉक्टर आएंगे, तुम्हें ठीक कर देंगे, लेकिन तुम ठीक हो जाओगे।
और मैं तो पहले कहता हूं तुमसे कि डेली 10 बादाम खाया करो। जब भी ऐसे कोई दिक्कत आती है, 10 दिन तक 10-10 बादाम खाओ और 11वें दिन 11 बादाम खा के 11 बजे मुझे बताओ कि ठीक हुए हो नहीं ठीक हुए हो। पैसे नहीं है, फिर वही बात, पैसे नहीं है। मोहल्ले में जाओ, जोर जोर से चिल्लाओ मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, कि घर के बाहर जाके चिल्लाओ, सही हो जाएगा, पैसों का भी जुगाड़ हो जाएगा। कहने की बात यह है, काम की बात यह है कि बेटा जब तुम्हारे पास ताप नियत होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो बेटा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो बेटा, तो तुम्हें पीटी ग्राफ या वीटी ग्राफ, ऐसे किसी ग्राफ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जिसमें टी अक्ष पर आ रहा हो। अगर बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बेटा पी और वी ग्राफ इंपोर्टेंस रखता है। पी और वी ग्राफ, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो पी वी ग्राफ को स्पेशली याद रखिए कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी ग्राफ क्या बनेगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ऐसे जब बेटा प्रेशर कांस्टेंट हो तो वीटी ग्राफ क्या बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। वीटी ग्राफ क्या बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऐसे बेटा वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो जो पीटी ग्राफ है बेटा, पीटी ग्राफ ये क्या बनेगा बेटा, ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा, तुम तो खेत पर रहते हो, खेत पे क्यों रहते हो? वहां को एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बना रखा है क्या तुमने खेत में? हाँ, एक्स्ट्रा कमाई कर रहे हो क्या? कौन रहता है खेत पे? क्यों कर रहे हो ऐसे? खेत पे क्यों रह रहे हो? घर में रहो आके। ठीक है, चलो ये तीनों ग्राफ याद रहेंगे बेटा, तीनों ग्राफ याद रखने ना, तीनों ग्राफ इंपोर्टेंट है बेटा जी, तीनों ग्राफ इंपोर्टेंट है। ठीक है, तीनों ग्राफ इंपोर्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब कौन सा ग्राफ, सुन लीजिएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब कौन सा ग्राफ, पीवी ग्राफ। टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब कौन सा ग्राफ, पीवी ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। केवल टेम्परेचर का अलग से याद रखना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। टेम्परेचर का पहले वाले बॉयल नियम का अलग से याद रखना है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तब का याद रखना है, पीवी ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय। बाकी प्रेशर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट है तब वीटी क्या, सरल रेखा। वॉल्यूम कांस्टेंट हो तब पीटी क्या, सरल रेखा। लेकिन जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब पीवी क्या, आयतीय अतिपरवलय। देन बेटा जी याद रह जाएंगे तीनों ग्राफ। क्वेश्चन पे आऊं अब। हो बहुत टाइम हो गया है भाई, क्वेश्चन पे आता हूं। सुनना बेटा जी मेरी बात को, मैं तुमसे बोल दूं बेटा कि ये 2 ग्राफ दे रखे हैं। चलो 2 ग्राफ नहीं देता हूं, पहले कन्वर्जन ही बता देता हूं तुम्हें। देखो बेटा पीटी ग्राफ तुम्हें दे दिया, हाँ भाई जहां भी घर हो तुम्हारा रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूं तुमसे, है ना। तुम्हारी इच्छा हो जहां रहो, घर कहीं भी हो सकता है, तुम्हारा अपना घर है भाई, कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, अपना घर सबके लिए प्यारा प्यारा है ना। सुनिए बात को, पीटी वाला ग्राफ तुम्हें दे रखा है, पीटी वाला ग्राफ ABCD ग्राफ है, पीटी वाला ग्राफ।
पीटी ग्राफ तुम्हें दे रखा है और बेटा इसमें तुमसे वो क्वेश्चन में बोलेगा कि अगर ये पीटी ग्राफ है तो इसको वीटी में बदलो या फिर पीवी में बदलो। क्या बोलेगा बेटा, इसको या तो वीटी में बदलो या फिर किस में बदलो, पीवी में बदलो। अब बेटा देखो ये जो ग्राफ बने हुए हैं ये या तो क्षैतिज रेखा बने हुए हैं या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा बने हुए हैं। क्या देखो, या तो क्षैतिज रेखा बने हुए हैं या फिर क्या बने हुए हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बने हुए हैं। और बेटा अगर ये क्षैतिज रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा बने हैं तो इन ग्राफ को पहचानने का सबसे सिंपल आइडिया है कि जो क्वांटिटी, जो भौतिक राशि अक्ष पर आ रही होगी वही नियत रही होगी। जो राशि अक्ष पर आ रही होगी वही नियत रही होगी। तो बेटा ए से बी वाला ग्राफ लिख रहा हूं, ए से बी वाला ग्राफ। तो बेटा ए से बी और सी से डी, ए से बी और सी से डी। बेटा ये दोनों ग्राफ तो ऐसे थे जिनमें बेटा क्या नियत था, दाब नियत था। P बराबर क्या था बेटा, कांस्टेंट था। ऐसे बेटा मैं दो और ग्राफ की बात कर रहा हूं, B2C और बेटा D2A। ये दो ग्राफ ऐसे थे बेटा जिनमें क्या नियत है, टेम्परेचर नियत है। बताइए ऐसा ही हो रहा है क्या? देखिए जो मैंने लिखा है वो वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। सबसे पहले अपन ने जो ग्राफ दिया हुआ था उसमें पहचाना है अपन ने हर प्रक्रम को। इस ग्राफ में बेटा 4 प्रक्रम है, चारों प्रक्रम पहचाने अपन ने कि कौन सा प्रक्रम कौन सा है। ए से बी वाला प्रक्रम दाब नियत, B2C वाला प्रक्रम ताप नियत, सी से डी वाला दाब नियत, डी से ए ताप नियत। है यहां तक ठीक है? अच्छा इसके बाद में बोलिए अब, है ना। अब मुझे किस में बदलना है, सबसे पहले पीवी में बदल दूं क्या? सबसे पहले पीवी में बदल दूं इसको। अब देखना बेटा जी, देखना, शानदार तरीका, शानदार तरीका, शानदार अंदाज, पीवी में बदलने के लिए शानदार तरीका। देखिएगा बेटा जी, शानदार तरीका। देखो सबसे पहले अक्ष देखो, कौन कौन से अक्ष है, पी और वी है क्या, पी और वी है क्या, पी और वी अक्ष है क्या? देखो बेटा, तो सबसे पहले ऐसा ग्राफ छाटो जिसमें पी नियत हो या वी नियत हो। पी नियत या वी नियत वाले कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं पी नियत वाले। वी नियत वाला कोई सा भी नहीं दिख रहा, वी नियत वाला कोई सा भी नहीं दिख रहा, केवल पी नियत वाले दिख रहे हैं। तो सबसे पहले जो अक्ष पे राशियां आ रही है, अगर उनमें से नियत वाले कोई ग्राफ हो वो सबसे पहले बना दो। तो मैंने बोला बेटा पी आ रहा है और पी नियत वाले 2 ग्राफ है, ए बी और सी डी। तो पी नियत वाले 2 ग्राफ बना दिए, लीजिए बेटा ए बी और सी डी बना दिए। 2 ग्राफ ऐसे बना दिए जिनमें दाब क्या है, नियत है। जिनमें दाब क्या है बेटा, नियत है। अब बेटा एक ग्राफ है, अब बेटा 2 ग्राफ ऐसे बनाने जिनमें क्या नियत रहेगा, ताप। अच्छा बेटा ताप नियत है लेकिन ताप अक्ष पर नहीं है, ताप नियत है, ताप अक्ष पर नहीं है। 2 प्रक्रम ऐसे थे जिनमें ताप नियत था और ताप नियत वाले प्रक्रमों को मुझे पीवी में बदलना है। तो ताप नियत वाले ग्राफ पीवी में क्या बनेंगे, अति परवलय बनेंगे। जहां बेटा ताप नियत था तो बेटा वो शेप क्या बनेगा, यहां पर पीवी में अति परवलय बनेगा। जिन प्रक्रमों में ताप नियत था उन प्रक्रमों का शेप कौन सा बनेगा, पीवी में अति परवलय बनेगा। तो बेटा 2 ग्राफ ऐसे हैं तो 2 क्या बना दूंगा, अति परवलय बना दूंगा। 2 क्या बना दूंगा बेटा, अति परवलय बना दूंगा। ये लीजिए बेटा 2 अति परवलय बना दी, ये 2 अति परवलय बना दिए। जो बेटा अपना क्लोज लूप आ रहा है, जो बेटा अपना क्लोज लूप आ रहा है, जो अपना क्लोज लूप आ रहा है बेटा यही कन्वर्टेड ग्राफ है। जो क्लोज लूप आ रहा है वही कन्वर्टेड ग्राफ है बेटा। फिर से सुनिएगा, अब एक और ग्राफ बदलना है, अभी तो एक और में बदलना है बेटा। अभी तो वीटी भी तो बनाना है, वीटी भी तो सुनिएगा बेटा जी, वीटी बना रहा हूं, अब वीटी बना रहा हूं। जिनको इसमें समझ में नहीं आया इसमें और जोर लगाना दिमाग पे, समझना मेरी बात को। वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ में बताइए बेटा, वीटी ग्राफ में सबसे पहले वो प्रक्रम छाटिए जिनमें वी नियत हो या फिर टी नियत हो। वी और टी में ताप कौन है?
वी और टी में से वो प्रक्रम छाटिए बेटा जिनमें एक्सिस वाली राशि नियत हो। ये वी या टी में से कोई ऐसे प्रक्रम है क्या जिनमें वी नियत है या फिर टी नियत है? हाँ तो बेटा दो प्रक्रम ऐसे है जिनमें टी नियत है, दो प्रक्रम ऐसे जिनमें टी नियत है, ये दो प्रक्रम ऐसे जिनमें टी नियत है। ये प्रक्रम सबसे पहले बनाऊंगा क्योंकि वीटी ग्राफ बनाना है। तो बेटा वीटी ग्राफ ताप नियत के लिए क्या बेटा दो ऊर्ध्वाधर लाइन बना दूं क्या? दो ऊर्ध्वाधर लाइन बना दूं क्या? बोलो। देखो बेटा ये ताप नियत वाले दो ग्राफ बना दिए। ताप नियत है क्या इन दोनों में? देखो ताप नियत है क्या बेटा? दो ग्राफ ऐसे थे जिनमें ताप नियत था और मुझे ग्राफ भी कौन सा बनाना था? वीटी बनाना था। तो सबसे पहले तो वो दो प्रक्रम बनाऊंगा जिनमें ताप नियत है। अब बेटा दो प्रक्रम ऐसे बचेंगे जिनमें दाब नियत है। अब दाब नियत वाले प्रक्रम तो डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह ऐसे थोड़ी बना सकता हूं, दाब तो अक्ष पर ही नहीं है बेटा। तो याद कीजिए जो तीन ग्राफ अपन ने रटे हुए हैं उनमें से निकलेगा ये ग्राफ। देखो अगर दाब नियत है, दाब नियत है तो वीटी ग्राफ क्या सरल रेखा होता था क्या? दाब नियत है तो वीटी ग्राफ क्या होता था बेटा? सरल रेखा होता था क्या? तो दाब नियत है तो वीटी ग्राफ क्या बना दोगे बेटा? सरल रेखा। ये बेटा सरल रेखा, ये बेटा सरल रेखा। और बेटा जो क्लोज लूप बनेगा, जो क्लोज लूप बनेगा वही अपना ग्राफ होगा। जो क्लोज लूप बनेगा बेटा वही अपना ग्राफ होगा, यही अपना ग्राफ होगा। ये जो क्लोज लूप बन रहा है, 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 ये कन्वर्टेड ग्राफ है। वी और टी ग्राफ में ताप कांस्टेंट नहीं है बेटा। वी और टी ग्राफ में कुछ कांस्टेंट नहीं होता, प्रक्रम में होता है कांस्टेंट। चार प्रक्रम में, किसी प्रक्रम में क्या नियत, किसी प्रक्रम में क्या नियत। अब उन चारों प्रक्रमों को मुझे वीटी ग्राफ में बनाना है, चारों प्रक्रमों को वीटी ग्राफ में बनाना है। तो बेटा दो प्रक्रम तो ऐसे बनाने जिनमें ताप नियत हो, दो प्रक्रम ऐसे बनाने जिनमें दाब नियत हो। डन बेटा जी, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। आगे वाले क्वेश्चनों पे चलूं। ये क्वेश्चन ही चल रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन ही कर रहे हैं अपन, ये क्वेश्चन ही कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन T1 ग्रेटर देन T2, सेकेंड ऑप्शन मतलब T1 ग्रेटर देन T2, थर्ड ऑप्शन T1 लेस देन T2 और फोर्थ ऑप्शन कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता, हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कहा जा सकता। बेटा डायरेक्शन के लिए इतना परेशान नहीं होना है ना। डायरेक्शन किसी भी एक प्रक्रम की चेक कर लेना तुम, जिस एक प्रक्रम की जैसी आ जाएगी बाकी सबकी वैसी ही रहेगी। इस वाले में बताओ बेटा, इस वाले में क्या आएगा? इस वाले में क्या आएगा प्यारे बच्चों? तीन 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 तीन, एक 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 एक, बी 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 बी, तीन नंबर, दो नंबर, एक नंबर। ये किसी का नहीं आ रहा है क्या? चार नंबर वाला किसी का नहीं आ रहा है क्या? चार नंबर वाला, हमें कुछ नहीं आता, हमारे द्वारा कुछ नहीं कहा जा सकता।
ठीक है चलो, है ना, मिल गया होगा तुम्हें तुम्हारा टाइम में, सही मैं कर दूं अब इसको 16 ना। अब बेटा इस क्वेश्चन की स्टाइल समझना तुम्हें ना, इस क्वेश्चन में कवि क्या कहना चाहता है तुमसे। ये जो फोटो दिया गया है, ये जो लाइनें लिखी गई है इन पंक्तियों में और इस फोटो में, कवि आपसे क्या कहना चाहता है, सुनना मेरी बात को। बेटा कवि का कहने का मतलब यह है यहां पर, कवि का कहने का मतलब यह है यहां पर कि बेटा दो अलग अलग गैस सिलेंडर है, दो अलग अलग गैस सिलेंडर है, दो अलग अलग गैस सिलेंडर है। कवि ये कहना चाह रहा है कि दो ग्राफ बने हुए मतलब दो प्रक्रम चल रहे हैं, दो ग्राफ बने हुए मतलब कितने प्रक्रम चल रहे हैं, दो प्रक्रम चल रहे हैं। कितने प्रक्रम चल रहे हैं बेटा, दो प्रक्रम। कितने गैस सिलेंडर है, दो गैस सिलेंडर है। कितने सिस्टम है, दो सिस्टम है। बेटा पहला वाला भी नियत ताप पर, इधर वाले सिलेंडर का ताप भी नियत, इधर वाले का ताप भी नियत। लेकिन इस वाले का ताप नियत कुछ और हो सकता है, इस वाले का कांस्टेंट टेम्परेचर कुछ और हो सकता है। इस वाले का कांस्टेंट टेम्परेचर मान लिया 30 है, इस वाले का कांस्टेंट टेम्परेचर मान लिया 40 है। ये परमानेंट 30 पे बना रहता है, ये परमानेंट 40 पे बना रहता है, लेकिन दोनों ताप अलग अलग है। तो मुझे बताना है कौन सा वाला कांस्टेंट टेम्परेचर ज्यादा है। ये भी पूरा कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है T2 पे, ये भी पूरे कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है T1 पे, लेकिन इन दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर में से कौन सा वाला तापमान ज्यादा है, ये मुझे बताना है। दो गैसें हैं, दो प्रक्रम चल रहे हैं। पहली गैस भी नियत ताप पे परफॉर्म कर रही है, दूसरी गैस भी नियत ताप पे परफॉर्म कर रही है। हाँ, तो क्वेश्चन को रटना ही नहीं है बेटा, समझना है क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो बेटा दो प्रक्रम दे दिए, दोनों में ताप नियत है, तो बेटा दोनों गैस सिलेंडर की तुलना की जाती है। और दोनों गैस सिलेंडर की तुलना कब की जाती है, दोनों गैस सिलेंडर की तुलना कब की जाती है, जब उनके लिए कोई एक राशि सेम हो जाए, कोई एक राशि सेम हो जाए। जिसे बेटा जी मैं तुमसे बोल देता हूं कि मैं उस टाइम पर दोनों सिलेंडरों की तुलना करूंगा जब दोनों का आयतन सेम हो। एक ऐसा समय चूज किया जब दोनों का आयतन क्या था, सेम था। दोनों का आयतन क्या था, सेम। उस टाइम पर बेटा पहले वाले के दाब को तो क्या लिख दिया, P1। पहले वाले के दाब को क्या लिख दिया, P1। और दूसरे वाले के दाब को क्या लिख दिया, P2। दूसरे वाले के दाब को क्या लिख दिया, P2। पहले वाले का दाब क्या, P1, दूसरे वाले का दाब क्या बेटा, P2। तो मैंने बोला बेटा जब V0 सेम है दोनों के लिए, जब V1 बराबर V2 बराबर क्या है बेटा, V0 है, सेम है दोनों के लिए, जब दोनों का आयतन सेम है बेटा, उस समय पर अगर मैं तुलना करूं तो PV इज इक्वल टू म्यू RT। आयतन सेम, मोल सेम, R सेम, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, T आएगा। मतलब जब दोनों पात्रों का आयतन सेम था, जब दोनों पात्रों का आयतन सेम था, उस टाइम पर जिस पात्र का दाब ज्यादा है उसी पात्र का ताप भी क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। उस टाइम पर जिस पात्र का दाब ज्यादा है उसी पात्र का ताप भी क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। ऐसा समय चूज किया जब आयतन क्या हो गया, सेम हो गया दोनों के लिए। ऐसा टाइम सेलेक्ट किया जब दोनों के लिए आयतन क्या था, सेम था। और बेटा जब दोनों के लिए आयतन सेम था उस समय पर मैं बोलूंगा कि अगर दोनों पात्रों का आयतन सेम है, उस टाइम पर जिस पात्र में दाब ज्यादा है उसी पात्र का ताप भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो बेटा मैंने देखा जब आयतन सेम था तो सेकंड वाले का दाब ज्यादा दिख रहा है, सेकंड वाले का दाब ज्यादा दिख रहा है, सेकंड वाले का दाब ज्यादा दिख रहा है। P2 ग्रेटर देन P1 दिख रहा है। कहां से दिख रहा है बेटा, अक्ष से दिख रहा है, Y अक्ष से दिख रहा है, दाब अक्ष से दिख रहा है। तो अगर P2 ग्रेटर देन P1 है तो बेटा ये लिखने में मुझे कोई जोर नहीं आना चाहिए कि T2 ग्रेटर देन भी क्या होगा, T1 होगा। डन है क्या बेटा जी, समझे हो क्या तुम मेरी बात को, समझे हो क्या। तो बेटा इजी क्वेश्चन ही तो नीट में आते हैं। अब तुम जबरदस्ती अगर बेटा IIT वाले क्वेश्चन करोगे, थ्योरी नीट की जैसी पढ़ोगे, क्वेश्चन IIT वाले करोगे तो कैसे होंगे बेटा। पूछे गए क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए नीट में, इसलिए करवाए जाते हैं इसे। सेम ये टेम्परेचर वाला नहीं पूछा गया, लेकिन V1 V2 या P1 P2 वाला क्वेश्चन पूछा गया है इसे। V1 V2 या P1 P2 वाला क्वेश्चन पूछा गया है बेटा इसे, एक बार एग्जाम में, नीट के एग्जाम में पूछा गया है।
देखिए बेटा जी, अब इस वाले क्वेश्चन को कीजिए। और अगर बेटा तुम्हारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता तो मैं ये क्या तुम्हें बहुत आईआईटी के लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन भी करवा देता, लेकिन अब टाइम की कमी है। अब लास्ट टाइम पे तुम इधर उधर नहीं भटका सकते। अगर लास्ट टाइम पे तुम इधर उधर भटका दिया तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कतें हो जाएगी। फर्स्ट नंबर बहुत बढ़िया, शानदार। फर्स्ट नंबर इसका आंसर होगा बेटा, है ना। फिर से वापस उसी बात पे आता हूं बेटा कि यहां जो राशि दिख रही हो अक्ष पे जो राशि दिख रही हो बेटा, वो किसी एक अक्ष को क्या कर दो, दोनों के लिए सेम कर दो। किसी एक अक्ष को दोनों के लिए क्या कर दो बेटा, सेम कर दो। तो बेटा मैंने बोला दोनों के लिए ताप क्या कर दूंगा, कांस्टेंट कर दूंगा। ताप क्या कर दूंगा बेटा, दोनों के लिए कांस्टेंट, टी नोट कर दिया ताप दोनों के लिए। बेटा दोनों के लिए ताप नियत कर दिया। तब बोलो बेटा सेकंड वाले का दाब इधर तो क्या आएगा, P2। इधर फर्स्ट वाले का दाब क्या आएगा बेटा, P1। अच्छा ताप सेम है तो रिलेशन क्या बचेगा बेटा, मुझे V1 V2 के बीच में संबंध बताना है। मैंने बोला बेटा PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। अगर बेटा इसमें V T इज इक्वल टू क्या हो जाए, T नॉट। सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए, सेम फॉर बोथ। तो बेटा म्यू सेम, आर सेम, टी सेम, क्या बचेगा बेटा, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी बचेगा क्या, देखो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी बचेगा क्या। और बेटा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी बचेगा तो बेटा जिनके लिए दाब ज्यादा होगा उसके लिए आयतन क्या रहेगा, कम रहेगा। मुझे अक्ष से पता लग रहा है बेटा P2 ग्रेटर देन क्या है, P1। कहां से पता लग रहा है बेटा, अक्ष से पता लग रहा है। अक्ष का मान देख रहा हूं, अक्ष पे देख रहा हूं मान। तो बेटा यहां से लिखा जा सकता है क्या कि बेटा V1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा क्या, देखो बेटा प्रोपोर्शनलिटी से। अच्छा बेटा इसका मेथड सेकंड देखना, इसका मेथड सेकंड देखना प्यारे बच्चों, इसका मेथड सेकंड देखना, मेथड सेकंड देखना इसका। बेटा जहां पे भी ग्राफ सरल रेखा बन जाएगा ना पूरे थर्मल फिजिक्स में, पूरी बेटा ये टेम्परेचर वाले जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हो, हीट और टेम्परेचर वाले जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हो, हीट और टेम्परेचर वाले जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हो बेटा तुम, उन सारे टेम्परेचर में जहां भी तुम्हें ग्राफ क्या दिख जाए, सरल रेखा दिख जाए, कहीं ना कहीं उसका जवाब बेटा उसके ढाल से भी दिया जाएगा, उसके ढाल से भी दिया जाएगा, उसके टेन थीटा से भी दिया जाएगा। जब भी ग्राफ क्या बन जाएगा, सरल रेखा, तो कहीं ना कहीं तुम्हें उसका आंसर उसके ढाल से मिल ही जाएगा बेटा, उसके ढाल से मिल ही जाएगा, उसके सरल रेखा के ढाल से मिल जाएगा। तो बेटा मेथड सेकंड की बात कर रहा हूं, तो मेथड सेकंड क्या होता है बेटा, सरल रेखा का ढाल। सरल रेखा का ढाल बेटा टेन थीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्या होता है बेटा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। लेकिन बेटा अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो ग्राफ, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो तो केवल वाई अपॉन एक्स लिख दीजिए, केवल वाई अपॉन एक्स लिख दीजिए। कैसे, तो बेटा सरल रेखा का ढाल क्या होता है, टेन थीटा बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। लेकिन बेटा अगर मूल बिंदु से स्टार्ट हो तो प्रारंभिक मान 0 होते हैं, इसलिए डायरेक्ट वाई अपॉन एक्स लिखा जाता है, वाई अपॉन एक्स। तो टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे बेटा, P अपॉन टी। टेन थीटा बराबर P अपॉन टी। देखो बेटा लंब बटे आधार ही लिख रहा हूं, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, या y अपॉन एक्स लिख रहा हूं बेटा, y अपॉन एक्स। लेकिन बेटा मुझे तो ना P के बारे में पूछा है, ना P के बारे में पूछा है, ना T के बारे में पूछा है, मेरे से तो V के बारे में पूछा है। देखो V के बारे में पूछा है, जबकि टेन थीटा बराबर क्या है, P बाई टी। अच्छा बेटा P बाई टी को गायब करके अगर तुम आयतन लाना चाहते हो तो तुम्हारी सहायता कौन करेगी, आदर्श गैस समीकरण करेगी। तुम P और T को गायब करना चाहते हो, जवाब आयतन के रिगार्डिंग चाहिए तुम्हें, तो P और T को गायब करके आयतन लाना चाहते हो तो बेटा आयतन लाने में सहायता कौन करेगा, आयतन लाने में सहायता कौन करेगा, आयतन लाने में सहायता कौन करेगी, आदर्श गैस समीकरण करेगी। आदर्श गैस समीकरण को बोलो कि P बाई टी को आयतन की फॉर्म में बदल दो तो आदर्श गैस समीकरण बोलेगी, ये लीजिए भाई साहब, P बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर अपॉन वी हो जाएगा क्या बेटा, म्यू आर अपॉन वी। देखिए
तो बेटा P बाई टी की जगह क्या लिखोगे, म्यू आर अपॉन वी। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या भी लिखा जाएगा बेटा, म्यू आर अपॉन वी। और बेटा मुझे पता है कि जो टेन थीटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, वी आ रहा है। टेन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, वी। इसका मतलब बेटा जिसके लिए थीटा ज्यादा है वो वाला आयतन कम है, जिसके लिए थीटा ज्यादा है, जिसका ढाल ज्यादा है उसका आयतन कम है, और जिसका ढाल कम है, जिसका थीटा कम है, उसका आयतन क्या है, ज्यादा है। यहां से बेटा मैं लिख सकता हूं कि मुझे फोटो से क्लियर दिख रहा है बेटा, इस 2 वाले का थीटा क्या रहेगा, ज्यादा। थीटा 2 ग्रेटर देन क्या है, थीटा 1। बेटा कहां से पता लग रहा है, ग्राफ से। कहां से पता लग रहा है बेटा, ग्राफ से। तो बेटा यहां से लिख दूंगा क्या कि V1 ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, V2 होगा। देखो बोले बेटा जी समझ रहे हो क्या तुम मेरी बात को। जब भी जवाब, जब भी थर्मल फिजिक्स में ग्राफ क्या बन गया बेटा, सरल रेखा बन गया। और थर्मल फिजिक्स में नहीं बेटा, बहुत सी जगह पूरी फिजिक्स में जहां भी कहीं ना कहीं ग्राफ अगर बेटा सरल रेखा दे दिया जाए तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा जवाब सोचने का एक तरीका बेटा उसका ढाल होना चाहिए। ढाल क्या होता है सरल रेखा का, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और अगर मूल बिंदु से स्टार्ट हो तो क्या बेटा, वाई अपॉन एक्स। डन, आगे चलू अब। तो बेटा ये गेस नियम और ग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन अपने पास बनते थे, है ना। गेस से रिलेटेड ये इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास बनते थे बेटा ये। अब बेटा बात करता हूं आगे वाले क्वेश्चनों की, आगे वाले टॉपिक की। आगे वाले टॉपिक या एक क्वेश्चन और करना चाहोगे इसका? अभी क्लास तो नहीं है ना 12 बजे, तुम्हारी यूट्यूब पे क्लास थोड़ी है। यूट्यूब पे क्लास नहीं है ना भाई। केमिस्ट्री की तो 4 बजे है ना, केमिस्ट्री की तो 4 बजे है। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि एक दृढ़ पात्र, यदि एक दृढ़ पात्र यदि एक दृढ़ पात्र यदि एक दृढ़ पात्र में गैस का ताप व दाब, गैस का ताप व दाब क्रमशः 47 डिग्री सेंटीग्रेड व 2 गुणा 10 की घात 5 पास्कल है, यदि गैस की दीवारें, यदि सिलेंडर की दीवार, यदि सिलेंडर की दीवारें, यदि सिलेंडर की दीवार अधिकतम 8 गुणा 10 की घात 5 पास्कल दाब सहन कर सकती है, तो वह ताप बताइए, वह ताप बताइए जब सिलेंडर निपट जाएगा, सिलेंडर टूट जाएगा या फूट जाएगा, सिलेंडर टूट जाएगा या फिर फूट जाएगा। देखिए बेटा जैसे उसने सिलेंडर बोला ना कि एक सिलेंडर है, तो बेटा सिलेंडर बोलते ही अब समझ लीजिए कि आयतन नियत वाला प्रक्रम हो गया। सिलेंडर का आयतन बदलेगा नहीं, और जब तक सिलेंडर का आयतन नहीं बदलेगा तब तक गैस का आयतन भी नहीं बदलेगा। दृढ़ पात्र बोल दिया जाए, बंद पात्र बोल दिया जाए, एक सिलेंडर फिक्स कर दिया जाए, इसका मतलब आयतन क्या है, नियत है। इसका मतलब आयतन क्या है बेटा, नियत है।
अच्छा बेटा आयतन नियत होता है तो पीओटी में समीकरण क्या लिखी जाती है? आयतन नियत है तो समीकरण याद आ रही क्या तुम्हें? क्या लिखी थी अभी अभी आयतन नियत? गेलुसेक का नियम भूल भी जाओ तो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी में वी नियत करके देख लो। पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी में बेटा वी नियत करके देख लो। तो देखो बेटा अगर V नियत है, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, सोल्व कर रहा हूं बेटा इसको, है ना, सोल्व कर रहा हूं बेटा। अगर पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी में, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी में बेटा अगर आयतन नियत है, म्यू नियत है, ये नियत है, तो बेटा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बेटा? T आएगा। यहां से P2 बाई P1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? T2 बाई T1, ये आएगा। तो देखो बेटा मुझे दाब कितना करना है, सिलेंडर टूट जाए इसके लिए दाब कितना हो जाना चाहिए? अंतिम दाब कितना हो जाना चाहिए? P2 इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए बेटा? 8 गुणा 10 की घात 5। प्रारंभिक दाब कितना था बेटा? 2 गुणा 10 की घात 5। तो बेटा यहां से T2 मुझे पता करना है। T1 कितना लिख दूंगा बेटा? कितना दिया था? 47 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 320 केल्विन लिख दूं क्या बेटा? 320 केल्विन। यहां से बेटा इसको निपटाऊंगा तो ये तो निपट जाएगा 10 की घात 5, तो ये 4 टाइम निपटेगा बेटा, 4 टाइम्स। यहां से जो T2 आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा? 1280 केल्विन। कितना आ जाएगा बेटा? 1280 केल्विन। तो बेटा जी आज अपन आदर्श गैस समीकरण पढ़ चुके हैं पूरा। आदर्श गैस समीकरण के अलावा अपन गैस नियम पूरा पढ़ चुके हैं। अब कल अपन को बेटा गैसों की चाल पढ़नी रहेगी और गैसों की चाल के बाद में बेटा सीपीसीवी वगैरह वाला पार्ट पढ़ेंगे, है ना। कल गैसों की चाल और सीपीसीवी वाला पार्ट, कल लगभग चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। डन बेटा जी, आज के लिए बहुत है, चलो एंजॉय कीजिए ना, मतलब पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। हाँ तो टूट रहा है बेटा, यहां तक सेंड कर सकता है, मतलब इस दाब पर टूटने की कंडीशन आ जाएगी। अब 8.001 तो नहीं लिख सकता ना टूटने के लिए, 8.0001 इससे थोड़ा सा ज्यादा होते टूट जाएगा, तो ये लिमिटिंग कंडीशन नहीं लिखी जाती। ओके बेटा जी, बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल। ये लेक्चर नंबर 1, कल लेक्चर नंबर 2।